जीएमओ है क्या वैसे? ये जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, कि जब भी ज़रा मुर्गी महंगी होने लगती है तो ये स्पॉन्सर्ड प्रोपोगंडा शुरू कर दिया जाता है कि जी ये मुर्गी पता नहीं खानी भी चाहिए कि नहीं खानी चाहिए। उसी फार्मूले से फीड यहाँ तैयार होती है, उसी फार्मूले से फीड जो है अमेरिका में तैयार होती है, ये यूरोप में तैयार होती है। तो ये हमें अपने ज़हनों से ये अगर ऐसी चीज़ इसमें हो तो जो 52 kg मुर्गी का गोश्त खा रहे हैं ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਂਦਰੀਆਂ ਹੀ ਜੰਮਣ। हाँ बिल्कुल। अगर वो हलाल फूड में मेजर जो स्टेक होल्डर है ना, वो कौन कौन है? ब्राज़ील है, चाइना है, थाईलैंड है, फ्रांस है, ऑल नॉन मुस्लिम कंट्रीज। ऑल नॉन मुस्लिम कंट्रीज। सो इस्तेमाल जो है वो आकर होना है काला बाग डैम के ऊपर। बिल्कुल ऐसे ही है। अब हमारे दुश्मन को इस बात का अंदाज़ा है कि काला बाग डैम अगर बन जाएगा तो इनके पिछले डैमों का पानी जो है उसकी भी यूटिलाइजेशन बेहतर हो सकेगी। डैम बनना है 915 फुट की हाइट पर, तो कैसे वो नशारा डूब सकता है? ये सिर्फ वो उसी तरह का ही प्रोपोगंडा हुआ कि जैसे कुछ लोग कहते थे जी वो डैम जो है बिजली तो पानी चो कढ़ लेंदे ने तो फोका पानी सानू भेज देंदे ने। तो वो हम एक नॉन फैक्ट है कि हम हर साल 35 मिलियन एकड़ फुट पानी समुद्र में फेंक देते हैं, मीठा पानी, मीठा पानी, और $70 अरब का पानी वो हर साल समुद्र में फेंक देता है। 2 साल में 2 साल के पानी की कीमत है इस मुल्क के ऊपर टोटल कर्जा, जो कि फ्री है सर, जो कि फ्री है। दुनिया की आबादी का 2.5% जिसकी आबादी है वो अपने लिए गंदम भी इंपोर्ट करे, वो अपने लिए कॉटन भी इंपोर्ट करे। इससे बड़ी शर्म की और क्या बात हो सकती है? मुशर्रफ के पास कौन सी पावर नहीं थी जी, वो चाहता तो डैम काला बाग डैम नहीं बना सकता था। ज़ियाउल हक के पास कौन सी पावर नहीं थी? वो उन्होंने पॉपुलेशन का जो महकमा था उसको कंट्रोल जो है वो इलाके के इमाम मस्जिद को दिया हुआ है। तो अब वो इमाम मस्जिद जो है वो वहाँ पर लोगों को ये तरगीब देता है कि भाई बच्चे कम, वो बजट तो तैयार कर रहा होता है एक ब्यूरोक्रेट जिसका ग्राउंड रियलिटीज़ के साथ कोई ताल्लुक ही नहीं होता। वो फिगर्स को देखकर बजट बना देता है। और टीबी के जो मरीज़ हैं उनका मुफ्त इलाज, उनकी मुफ्त तशखीस जो है ये हम कर रहे हैं। वो कहता है कि इश्क च डाढ़ी चास है पर साडी बस है। क्या बात है, क्या अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, वेलकम बैक टू अनदर पॉडकास्ट ऑफ थिंक डिजिटल। माय नेम इज़ मुनीर अहमद। आज की इस नशिस्त के अंदर एक ख़ास मेहमान को दावत दी है जिनका एक्सपीरियंस अगर मैं आपको बताना शुरू करूं तो आई बिलीव इनिशियली 5 मिनट मुझे सिर्फ इनके इंट्रो पे लग जाएंगे। चेयरमैन का वर्ड यूज़ करते करते शायद मेरे पास अल्फाज ख़त्म हो जाए। इतनी जगहों पे इतने ज़्यादा डिपार्टमेंट्स के ये चेयरमैन भी रहे हैं, डायरेक्टर भी रहे हैं और बहुत सारी पोजीशंस पे इन्होंने काम किया है। बिग बर्ड पूरा जो ग्रुप है उसके चेयरमैन है अब्दुल बासित साहब इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। मैं ज़्यादा लंबी तमहीद नहीं बांधूंगा क्योंकि मैं चाहता हूं कि इन्हीं के मुंह से सुना जाए कि इतनी छोटी सी लाइफ में इतनी ज़्यादा चेयरमैनशिप कैसे ही मैनेज करें। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम सर, बड़ी ऑनर की बात है मेरे लिए कि आप तशरीफ़ लाए और एक बड़ी मज़ेदार से डिस्कशन करनी है आज आपसे। आप बहुत शुक्रिया आपका मुझे बुलाने का यहाँ। तो बड़ी खुशी की बात मुझे ये हुई कि आपने मुझे एक बहुत कॉम्प्लीमेंट दिया कि इतनी छोटी सी उम्र में। सर वो पता है मैंने क्यों दिया है? देखिए, कुछ लोग होते हैं जिनकी उम्र जो है वो छोटी होती है, काम बड़ा कर जाते हैं। कुछ लोगों की बड़ी उम्र होती है लेकिन काम कुछ नहीं कर पाते। तो इस वक्त इस कौम को जो ज़रूरत इस चीज़ की है कि जो छोटी सी लाइफ हमें मिली है ना, इसमें कुछ ऐसा कर जाए कि फुटप्रिंट आपके जाने के बाद भी यहाँ पे रहें। तो वो आप अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। और मैं सोचा कि पढ़ दूं एक दफ़ा ना, फिर मैं सोचा कि ये पूरा ख़त है जो आपने भेजा है मुझे कि इतने ज़्यादा डिपार्टमेंट्स के चेयरमैन। सर ये कैसे, मैं यहीं से आगाज़ करना चाहूँगा। जी बहुत शुक्रिया। बात ये है, देखिए जी, आई डिड माई ग्रेजुएशन फ्राम एफसी कॉलेज बैक इन 1972। फिर उसके बाद मैं ने पहले एक जॉब की। जॉब के बाद फिर हमने मिड 80s में हमने ये पोल्ट्री का काम शुरू किया। ठीक है। और पोल्ट्री के काम वी स्टार्टेड एज एट अ वेरी स्मॉल स्केल। राइट। ब्रीडिंग का काम हमने शुरू किया विद 12,000 पेरेंट स्टॉक जो हमने इंपोर्ट किए। क्योंकि मेरे साथ मेरे जो 2 पार्टनर हैं वो दोनों वेटनेरियंस हैं। और अच्छा, शुरू से इस ग्रुप में आपके साथ जी हैं? हम तीनों ने शुरू किया और अल्हम्दुलिल्लाह अब हम
आज हमें 40 साल के करीब होने को हैं इकट्ठे माशाल्लाह। काम करते करते। तो ये हमने काम जो था उनकी एक्सपर्टीज़ की वजह से इस तरीके से शुरू किया कि जो जिनसे हम ब्रीड इंपोर्ट करते थे जी। यूरोप से और अमेरिका से, उन्होंने जब हमारा प्रोजेक्ट विज़िट किया, हमारा काम देखा, तो उस वक़्त पाकिस्तान में पेरेंट स्टॉक जो है, जो ब्रॉयलर हम खाते हैं, जी, जी। इसके पेरेंट्स जो हैं वो इंपोर्ट होते थे। हम्म। उन पेरेंट्स को प्रोड्यूस वो करते थे वहाँ अमेरिका में, और यहाँ पर वो बाय एयर एक दिन का चूज़ा आता था। ठीक है। उस वक़्त आपको पता है पाकिस्तान में सारी दुनिया की एयरलाइन यहाँ आती थी। फिर उन्होंने हमारा जब काम का स्टाइल देखा तो उन्होंने दे डिसाइडेड कि पाकिस्तान में एक स्टेप आगे जाया जाए, टू गो टूवर्ड्स ग्रैंड पेरेंट। तो 89 में फिर हमने ये ग्रैंड पेरेंट का काम शुरू किया। सही। और उस वक़्त वी वर द फर्स्ट वन इन दैट, पॉइनियर थे हम। और पाकिस्तान की जो पोल्ट्री का टोटल साइज़ था उस वक़्त, इट वाज लेस देन 1 मिलियन पेरेंट स्टॉक्स। ओके। पूरे पाकिस्तान में? पूरे पाकिस्तान में। सही। तो उसमें जो है वो भी बड़ी मुश्किल होती थी, 1 मिलियन पेरेंट स्टॉक की इंपोर्ट भी, ऑल्दो कि उस वक़्त भी सारी एयरलाइंस आती थी। अब तो फिर उसके बाद ऐसा टाइम आया कि पाकिस्तान में सब एयरलाइनों ने आना भी बंद कर दिया। जी। तो मैं समझता हूँ कि वो जो हमारा कदम था ग्रैंड पेरेंट स्टार्ट करने का, उसने पाकिस्तान में आज जो पोल्ट्री का साइज़ है उसका इतना अहम रोल है कि अगर वो हमने उस वक़्त ग्रैंड पेरेंट का काम शुरू ना किया होता तो आज शायद लॉजिस्टिकली पोल्ट्री का ग्रो करना इम्पॉसिबल होता। बिल्कुल ठीक है। कि सर, ना इससे पहले कि मैं पोल्ट्री पे आपसे डिटेल में बात करूं, मैं यहाँ पे एक चीज़ जो है ना आपसे जानना चाहूँगा। पार्टनरशिप की आपने बात की, पाकिस्तान में पार्टनरशिप चलती क्यों नहीं है? क्योंकि आपकी 40 साल की माशाल्लाह पार्टनरशिप है, और इस पे सबसे खुशाइन बात यह है कि 2 पार्टनर नहीं 3 हैं आप। जी। यूजली होता है कि 2 पार्टनर जहाँ पे होते हैं वहाँ तो फिर भी एक नज़र आती है हमें कहीं ना कहीं पार्टनरशिप चलती, लेकिन 2 से ज़्यादा लोग जहाँ पे हैं पार्टनरशिप ब्रेक होती है। और पाकिस्तान में इस कल्चर को प्रमोट भी नहीं किया जाता, जबकि वर्ल्ड वाइड अगर आप देखा जाए जितनी बड़ी कंपनीज हैं उनकी ग्रोथ ही पार्टनरशिप की वजह से हुई है। तो इसमें आपकी इसके पूरा जो स्टोरी रही इसमें क्या देखें जी, चीज़ बात समझते यह हैं है कि सक्सेसफुल रही? ये जो है ना क्या कहते हैं, एक चीज़ है बर्दाश्त जी। और एक चीज़ है एतमाद। हम्म। इन दोनों चीज़ों का जो है मिलाप, ये आपकी कभी भी मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होने देता। बिल्कुल ठीक है। सो अल्हम्दुलिल्लाह कि हमारा जो है इन दोनों चीज़ों के साथ हम आज तक हमने ये पार्टनरशिप ही है जिसकी वजह से हम इतना ग्रो किए हैं। बिल्कुल सही। कि मैं वो बता रहा था, अब मैं जी वहीं जी से बिल्कुल। पोल्ट्री से शुरू करता हूँ कि ग्रैंड पेरेंट का काम फिर हमने शुरू किया, और फिर 30 साल तक हम पाकिस्तान में जो पेरेंट स्टॉक है, वी वर द लार्जेस्ट, नॉट ओनली द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, बल्कि हम 60% पाकिस्तान मार्केट के लिए हम पेरेंट स्टॉक प्रोड्यूस किया करते थे। वेरी नाइस। फिर उसके बाद हमने फीड मिल भी बनाई, फिर हमने ये लेटली ये प्रोसेसिंग का प्लांट जो है ये लगाया, और उसमें भी अब हम काफ़ी चीज़ें जो हैं क्राइसिस बीच में पोल्ट्री में आपको पता है, जी जी। एक तो पोल्ट्री के क्राइसिस, एक कारोबार के क्राइसिस। कारोबार जो है वो नाम ही होता है ऊंच नीच का। हाँ बिल्कुल ऐसे ही, आगे जाके इस पे हम बल्कि डिटेल में बात भी करेंगे। जो फिक्स होता है वो सूद होता है। बेशक ऐसे ही है। तो कारोबार में ऊंच नीच जो है ये उसका हिस्सा होता है। फिर हमने अभी जो प्रोसेसिंग का काम शुरू किया है उसके ऊपर हम काफ़ी ज़्यादा तगोदौ कर रहे हैं, और कमिंग के हमारी जो पोल्ट्री में जो क्राइसिस भी कुछ तो होते हैं ना, कि आपके अपनी वजह से, कुछ हुकूमती पॉलिसियों की वजह से भी। बिल्कुल ऐसे ही है। पोल्ट्री एक ऐसा पेरिशेबल आइटम है जिसके ऊपर हमारे मुल्क में आज भी 95% मुर्गी जिंदा बिकती है थड़े के ऊपर। जी ऐसे ही है। और बाकी 5% मुर्गी जो है वो प्रोसेस हो रही है। पिछली दफ़ा इन्होंने पाकिस्तान में जो सबसे अहम इशू है पोल्ट्री के लिए वो है फीड। जी। फीड का जो सबसे अहम जुज़ है वो है सोयाबीन मील। उस सोयाबीन की इंपोर्ट के ऊपर हुकूमत ने पाबंदी लगा दी, जीएमओ का लेबल लगा करके, जी ये जीएमओ है जो कि पाकिस्तान में इजाज़त नहीं है, तो वो पाबंदी लगाई।
विद द रिजल्ट के पाकिस्तान की पोल्ट्री का साइज 50% कम हो गया। ठीक है। तो अभी दोबारा से इजाज़त हुई है, अब वो दोबारा से आनी शुरू होगी। ये अब जीएमओ है क्या वैसे? ये जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। ओके, बिल्कुल सही है। तो सर अभी जब आप इंपोर्ट कर रहे थे जी, आज से 30-40 साल पहले, उस वक्त के मुर्गी में और आज की मुर्गी में कोई फ़र्क नज़र आता है आपको? देखिए जी, मुर्गी इंटरनेशनली एक जैसी है। ठीक ये है। आपका बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि ये हमारे यहाँ बहुत सारे मिसकंसेप्ट्स हैं इसके बारे में कि पता नहीं हम क्या खा रहे हैं। दुनिया में हमारे पास तो पेरेंट्स ग्रैंड पेरेंट स्टेज से इंपोर्ट हो रही है ना, उसके ऊपर फिर ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स हैं, ठीक है। पड़दादे पड़दादियाँ, फिर प्योर लाइन्स हैं। सही। वहाँ से वो पैदा करके यहाँ पर हमें ग्रैंड पेरेंट भेजते हैं, उन्हीं ग्रैंड पेरेंट वो अपने मुल्क में भी बेचते हैं, पूरी दुनिया को बेचते हैं, और पूरी दुनिया में यही मुर्गी इन्हीं फार्मूलों से पलती है और इन्हीं फार्मूलों के साथ पली हुई मुर्गी खाई जाती है। हमारी इस वक्त टोटल कंजम्पशन है 6 kg पर कैपिटा पर ईयर। ओके। यूरोप और अमेरिका जो है उनकी है 45 kg पर कैपिटा पर ईयर। इसराइल की है 52 kg पर कैपिटा पर ईयर। हाईएस्ट कंजम्पशन इसराइल में है। ठीक है। हाईएस्ट नोबेल प्राइज विनर्स जो हैं वो इसराइल में हैं। सो ये जो हमारा प्रॉब्लम प्रोटीन डेफिशिएंसी का है। ठीक है। हम तो जो है ना वो इस लोगों को इस वहम में डाल देते हैं, और इसमें भी मैं समझता हूँ हुकूमत का बहुत बड़ा रोल है कि जब भी ज़रा मुर्गी महंगी होने लगती है तो ये स्पॉन्सर्ड प्रोपोगंडा शुरू कर दिया जाता है कि जी ये मुर्गी पता नहीं खानी भी चाहिए कि नहीं खानी चाहिए, उसकी कीमत को नीचे लाने के लिए, कंजम्पशन ओवरऑल ही को कम देखा करने जाए ना, लिए। ओवरऑल अगर देखा जाए तो आए दिन कोई ना कोई कैंपेन चल रही होती जी, है, कभी बिल्कुल। किसी डॉक्टर की तरफ से चल रही होती है, कभी किसी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से, कभी वैसे भी सोशल मीडिया का दौर है, जी हाँ। झूठी सच्ची हर तरफ चल रही होती। आप क्या समझते हैं कि जो मुर्गी बन रही है पाकिस्तान में इस वक्त, जो पैदा हो रही है 30-40-50 दिन का या 60 दिन का इसका जो एक पूरा टेन्योर होता है, ये बिल्कुल सही है, मुज़र नहीं है बिल्कुल, सेहत के लिए? इससे मैं समझता हूँ इससे हेल्दी चीज़ कोई नहीं है, इससे सेफ चीज़ मीट कोई नहीं है। ठीक है। आप देखें कि मैं वही जो बात बता रहा था कि जो 52 kg जिनकी कंजम्पशन है या 40 kg है जिनकी कंजम्पशन है, उनको खेलों में आप देखें जी। उनको तालीम में आप देखें, उनकी सेहत देखें, उनकी एवरेज उम्र देखें, 85 साल उनकी एज है। हम आज भी हम अंडर 60 हैं। 60 हम 7 kg चिकन खाकर हम परेशान है कि पता नहीं यार ये भी खानी चाहिए कि नहीं। हमारा प्रॉब्लम ही सिर्फ मेल न्यूट्रिशन का है। ये वाहिद मुल्क है जिसमें 44% बच्चे जो हैं उनकी स्टंटेड ग्रोथ है। जी ऐसे, बिल्कुल ऐसे ही। मेल न्यूट्रिशन की अब आप सोचें ना, उन 44% बच्चों ने जब बड़ा होना है, उनकी जब उस डेफिशिएंसी के साथ ना उनकी सेहत ठीक होगी, और सेहतमंद जिस्म में ही सेहतमंद दिमाग होता है। बेशक ऐसे ही है, बेशक। तो उस दिमाग को आप वो क्या इस मुल्क को कहाँ कैसे लेकर चलेंगे, क्या करेंगे इस मुल्क का, जब तक हुकूमत ये इसके ऊपर तवज्जो नहीं देगी कि भाई उनकी स्कूल लंच प्रोग्राम एक शुरू करना चाहिए ना। अभी हुकूमत ने एक काम तो शुरू किया है कि दूध के पैकेट देने शुरू किए हैं साउथ पंजाब में, पंजाब हुकूमत ने, जो कि बहुत अच्छा काम कर रही। तो हम उनसे आपकी वसातत से ये कहते हैं कि जी उनको प्रोटीन में अंडा दें और चिकन मीट, एक दिन अंडा एक दिन मीट, एक दिन अंडा एक दिन मीट, क्योंकि अंडा और मीट जो है इसमें कई गुना दूध से ज़्यादा प्रोटीन है। बिल्कुल सही। अब्दुल बासित साहब, आप ये कह रहे हैं कि ये चिकन बहुत हेल्दी है, लेकिन सर ऐसा क्यों होता है कि जब हम कभी देखते हैं, इवन जब जहाँ से आपने कहा कि थड़े पे ही बिकती है ज़्यादातर पाकिस्तान में मुर्गी, जब उस पर देखते हैं मुर्गी बेचारी उठ ही नहीं पाती है, इसके पीछे क्या रीज़न है? और ये आम सवाल होगा आपके पास। हाँ, देखो जी, ये मुर्गी डिज़ाइंड है फॉर मीट प्रोडक्शन। ठीक है। आप अंडे देने वाली मुर्गी को देखें, वो बहुत एक्टिव है। हाँ जी। वो डिज़ाइंड है अंडा देने के लिए। ठीक है। ये डिज़ाइंड है मीट प्रोड्यूस करने के लिए। इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है कि ये भागे दौड़े। ठीक है। तो इसकी रिक्वायरमेंट है कि इसको बैठकर खिलाएं और ये अपना फीड खाए और अपना वेट बढ़ाए। ये मैं आपको बताऊं इसमें, हाँ, ये बहुत अहम बात है कि ये मुर्गी जो है, इसका जो प्रोसेस है ना कि भाई ये कैसे इतने कम दिनों में इतने फीड खा के ये इतना वेट गेन कर लेती। इंसानों में भी कुछ लोग ऐसे होते हैं ना
जो बहुत खाते हैं और उनको लगता नहीं और कुछ हैं जो बहुत कम खाते हैं और वो बहुत वेट गेन करते हैं। ये मुर्गी में भी ये सिलेक्शन का प्रोसेस है। ठीक है। उन मुर्गियों को जो कम फीड खाकर ज़्यादा वेट गेन करती थी, उनकी सिलेक्शन कर करके ये ब्रीडें तैयार की गई हैं जो कि मीट के लिए तैयार की गई हैं। अब यही फीड आप देसी मुर्गी को खिला के देख लें, उसको कोई असर नहीं होगा। अच्छा, वो इस तरह से वो नहीं, ना ये तो कॉम्बिनेशन है उसके जेनेटिक पोटेंशियल का और बैलेंस्ड फीड का, जिसके साथ ये मुर्गी जो है ये ग्रो करती है। तो फीड के बारे में भी बहुत सारी क्यास रही हैं कि जिसके अंदर जो चीज़ें डाली जाती हैं वो हार्मफुल हैं या वो सही नहीं है, जिसकी वजह से इसकी इतनी जल्दी ग्रोथ हो जाती है। फिर खास तौर पे जो स्टीरॉइड इसको लगाए जाते हैं, उसके लिए क्या कहना चाहिए? देखिए जी, मैं वही बताऊं कि जैसे मैंने पहले कहा कि वहाँ से ग्रैंड पेरेंट हमारे पास आता है, उसके ऊपर सारी लाइनें वो हैं और यही ग्रैंड पेरेंट जो है पूरी दुनिया में बिकता है। और इसी ग्रैंड पेरेंट से आगे तैयार पेरेंट स्टॉक, फिर उनसे आगे ब्रॉयलर मुर्गी, इसी फॉर्मूले के तहत वहाँ फीड तैयार होती है। क्योंकि जब वो ब्रीड बेचते हैं तो उसके साथ वो फीड के फार्मूले भी बेचते हैं। उसी फार्मूले से फीड यहाँ तैयार होती है, उसी फार्मूले से फीड जो है अमेरिका में तैयार होती है, ये यूरोप में तैयार होती है। तो ये हमें अपने ज़हनों से ये काम, आपकी वसातत से मैं आज ये पैगाम भी देना चाहूँगा कि हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि ये फीड में, मैं तो समझता हूँ कि इतनी बैलेंस्ड फीड जो मुर्गी को मिल रही है, इतनी बैलेंस्ड फीड तो इंसानों को भी नहीं मिलती, बल्कि मिलती नहीं इंसानों को। बिल्कुल बहुत ज़बरदस्त। देखो जी, इतना डेलिकेट बर्ड है ये, अगर उसमें कोई गलत चीज़ होगी तो वो सबसे पहले उस मुर्गी को इफेक्ट करेगी। बिल्कुल सही है। अब रही बात कि जी ये हम जो हार्मोन की बात आपने की और स्टीरॉइड्स की बात की, ये अगर ऐसी चीज़ इसमें हो तो जो 52 kg मुर्गी का गोश्त खा रहे हैं उन्होंने घर तो फिर बांदरियां ही जमन। हाँ बिल्कुल। सो अगर उनकी सेहत ऐसी है ना, तो वो इस वजह से है कि उनकी चिकन मीट की कंजम्पशन सबसे ज़्यादा है। बिल्कुल सही। तो इसके लिए हमें इसके ऊपर बल्कि लोगों को बताना चाहिए कि आप अपनी सेहत को ठीक रखने के लिए इस मुर्गी के इस्तेमाल को ज़्यादा से ज़्यादा, अंडा भी और मुर्गी भी, ये बहुत ही बैलेंस्ड और बहुत ही सेहतमंद खुराक है। सर, क्योंकि इतना ज़्यादा प्रोपेगेंडा होता है तो डेफिनेटली आप बीइंग इन द डोमेन, आपने कभी इस पर रिसर्च करने की कोशिश की कि इसकी वजह क्या है? क्योंकि प्रोपेगेंडा भी तभी होता है कुछ ना कुछ, अगर पीछे कोई गेम चल रही हो तो। बस किसी को असल में मैं आपको बताया कि जी हमारे यहाँ हुकूमत जो है वो, उसका बहुत बड़ा कंसर्न होता है कि कीमतें नहीं बढ़नी चाहिए। सर, आज की जो हुकूमत है वो तो खुद, उनके तो अपने स्टेक होल्डर्स हैं, नहीं वो तो खुद सारा, उनका तो मेजर बिजनेस ही पोल्ट्री से रिलेटेड है। हमजा शहबाज साहब का मैं नाम ले लेता हूँ, और मैंने कहीं से सुना भी है कि बिग बर्ड में भी उनके शेयर्स हैं। कैसा है? मेरा हंसना ही आपका जवाब है। सर नहीं, थोड़ा एक्सप्लेन कर बात ये है कि उनका पहले था थोड़ा बहुत पोल्ट्री का बिजनेस, लेकिन अब तो वो बिल्कुल उन्होंने बंद कर दिया हुआ है। नॉट अ सिंगल बर्ड दे आर प्रोड्यूसिंग। ठीक है। और वो बद से बदनाम बुरा, वो आज भी एक पॉलिटिकल स्लोगन बना हुआ है जी, मुर्गी दा रेट ते हमजा कटदा है। हाँ जी। तो ये एक ऐसा उन्होंने प्रोपोगेंडा हमारे पॉलिटिशियन ने और ओपोनेंट्स ने उनके खिलाफ किया हुआ है। हालांकि उनका कोई स्टेक नहीं है पोल्ट्री का। हाँ, एक बहुत छोटी सी फीड मिल है उनकी जिसको वो चला रहे हैं, और वो भी चूँकि अब लगी हुई है तो वो चला रहे हैं। जब उन्होंने पोल्ट्री का काम करते थे, अब तो एक अरसे से उन्होंने पोल्ट्री का काम छोड़ दिया हुआ है। बिल्कुल सही। सर, वर्ल्ड वाइड अगर हम देखें तो चिकन की प्राइसेस, अब जिस तरह दुबई है, मेरा ख्याल में 10 साल में कभी प्राइस चेंज होती है, एक धर्म भी चेंज होता हुआ नहीं देखा। बिल्कुल सही है। पाकिस्तान के अंदर गोल्ड की प्राइस इतनी फ्लक्चुएट नहीं करती जितनी मुर्गी की करती है, तो इसके पीछे क्या रीज़न है? उसकी बेसिक वजह यही है कि वहाँ पर जिंदा मुर्गी बेचने का रिवाज नहीं है, इजाज़त नहीं है। रिवाज क्या, इजाज़त ही नहीं है। हमारे यहाँ 95% मुर्गी जो है वो जिंदा बिकती है। ऐसे ही है। हाईली पेरिशेबल आइटम है ये। इसकी कीमत सिर्फ और सिर्फ डिमांड एंड सप्लाई के सर के ऊपर जो है वो फिक्स होती है। यहाँ मैं एक ये बात कहना चाहता हूँ कि मैं, जैसे मैंने बताया कि 5% मुर्गी सिर्फ प्रोसेस हो रही है। दुनिया में अब जिंदा मुर्गी या थड़े पर मुर्गी बेचने का किसी को इजाज़त नहीं जी। पाकिस्तान को भी उसी तरफ जाना चाहिए था। सही। लेकिन पाकिस्तान ने क्या किया कि जो वो 5% मुर्गी प्रोसेस हो रही है, उसकी जो रॉ मीट है उसके ऊपर इन्होंने 18% सेल्स टैक्स लगा दिया।
और जो 95% मुर्गी जो थड़े के ऊपर बिक रही है उसके ऊपर वो सेल्स टैक्स नहीं है। ठीक है। अब किस तरह कौन जाकर, आप मुझे बताएं कि आप अगर खुद मुर्गी खरीदने जाएं और प्रोसेस्ड मुर्गी आपको मिले 600 रुपये किलो और थड़े से मुर्गी मिले आपको 450 रुपये किलो, तो आप कौन सी खरीदेंगे? डेफिनेटली थड़े वाली खरीदेंगे। तो हमें हुकूमत को ये देखना है कि प्लस ये कि एक मैं और बात बताऊं कि पाकिस्तान जो है इस वक्त एक्सपोर्ट की इसको बड़ी अशद ज़रूरत है। दुनिया में इस वक्त 2100 अरब डॉलर की हलाल फूड की ट्रेड हो रही है, सिर्फ हलाल फूड की, मैं फूड एज होल की नहीं बात कर रहा, और पाकिस्तान का हिस्सा उसमें ना होने के बराबर है। ऐसे ही है। अब पाकिस्तान से जो चीज़ सबसे एफिशिएंटली प्रोड्यूस होकर एक्सपोर्ट की जा सकती है वो है मुर्गी। मुर्गी एक्सपोर्ट तो तभी होगी ना जब वो स्लॉटर होगी, प्रोसेस होगी, पैक होगी, तो तब एक्सपोर्ट होगी। अब आपने उसको तो लगा दिया 18% सेल्स टैक्स। जब हम हुकूमत से बात करते हैं वो कहते हैं जी जब आप एक्सपोर्ट करेंगे उसके ऊपर तो सेल्स टैक्स नहीं लगेगा। और मैं कहा जी पहले प्रोड्यूस होगी तो फिर एक्सपोर्ट होगी ना। आपने तो उसके प्रोडक्शन के प्रोसेस को ही रोक दिया, उस प्रोसेसिंग के प्रोसेस को आपने रोक दिया है कि अब नया तो कोई प्लांट नहीं लगेगा, कि जब कि उसको उसकी प्रोडक्ट के ऊपर आपने सेल्स टैक्स लगाकर उसको 18% महंगा कर दिया एक आम मुर्गी वाले से, तो वो क्यों कोई खरीदेगा? तो इसके ऊपर हुकूमत को फौरी तौर पर चाहिए कि ये वाला सेल्स टैक्स, ये पेनी वाइज पाउंड फुलिश वाली बात है कि इसको ख़त्म करना चाहिए अगर हम चाहते हैं कि एक्सपोर्ट 2100 अरब डॉलर की जो मैं ट्रेड की बात कर रहा हूँ उसमें से पाकिस्तान तो बाय डिफ़ॉल्ट हलाल है ना। बिल्कुल ऐसी है। 98% यहाँ मुसलमानों की आबादी है, यहाँ से गई हुई हर चीज़ इज़ कंसिडर्ड एज हलाल। बेशक। तो हम उसमें से अपना अगर 5% भी शेयर अगर ले लें तो वो 100 अरब डॉलर बनता है। सर लेकिन इस पे प्रॉब्लम और ज़्यादा शुरू नहीं हो जाएगी क्योंकि अभी लोकल हमारे पास सप्लाई जो है वो मुकम्मल नहीं हो रही है। आपने खुद ही फरमाया कि डिमांड एंड सप्लाई की वजह से प्राइस की फ्लक्चुएशन इतनी ज़्यादा है। बिल्कुल। देखिए फ्लक्चुएशन छोटी मोटी भी नहीं है, 100 रुपये का एक दिन में डिफरेंस आ रहा है। हाँ, तो अगर हम एक्सपोर्ट की तरफ चले गए तो लोकल डेफिसिट तो पहले ही मौजूद है, तो और ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाएगी। बिल्कुल, बहुत अच्छा आपका ये सवाल है। देखें कि मुर्गी जो है ना, ये जैसे मैंने कहा सबसे एफिशिएंट प्रोड्यूसर है जी। इसको हम 6 महीने में इसकी प्रोडक्शन डबल कर सकते हैं अगर आगे हमारी उसकी कंजम्पशन हो जी। कंजम्पशन तो हमारे यहाँ लोकल तो बहुत थोड़ी है ना, तो एक्सपोर्ट के ऊपर हम जाने के लिए, और फिर ये कि हमें उसको प्रोड्यूस करने के लिए जो ग्रेन चाहिए, पाकिस्तान दुनिया का वाहिद मुल्क है जिसके पास दुनिया के सबसे बड़े इरिगेटेड बेसन, इंडस बेसन का, ये इंडिया पे जो इंडस बेसन है ये दुनिया का सबसे बड़ा इरिगेटेड बेसन है। सही। जिसका 80% पाकिस्तान के पास है और 20% इंडिया के पास है, ईस्ट पंजाब का। हमारे पास पानी भी अल्लाह ताला ने दिया हुआ है, बेशक। हम पानी को स्टोर करें और अपनी इस एग्रीकल्चर लैंड जो है इससे हम ग्रेन इससे कई गुना ज़्यादा पैदा कर सकते हैं। यानी कि मैं उसमें आपको ये बताऊं कि दुनिया का जो हमारी आबादी है ये को तकरीबन 2.25% है दुनिया की आबादी का, हमारी आबादी। बिल्कुल। और हमारे पास जो इरिगेटेड लैंड है, दुनिया की इरिगेटेड लैंड का वो 7% है। यानी कि हम अपनी डिमांड से कई गुना, मतलब कई गुना ज़्यादा ग्रेन प्रोड्यूस कर पूरी दुनिया को भेज सकते हैं। बिल्कुल सही। लेकिन हम सियासत की वजह से कि डैमों के ख़िलाफ़ एक ऐसी वो बन गई हुई है कैंपेन, और उस कैंपेन में मैं समझता हूँ हमारे दुश्मन का भी बहुत बड़ा हाथ है। सर आगे जाके इस पे बल्कि मैंने आपसे बात भी करनी है पानी और डैम से रिलेटेड, क्योंकि आप चेयरमैन भी हैं उस अथॉरिटी के। सर प्रोसेस फूड की जब हम बात करते हैं इस पे भी बिग बर्ड का बहुत बड़ा नाम है और आप लोगों की एक मेजर सप्लाई आती है अलॉन्ग विद अदर। इस पे आप क्या समझते हैं कि जो ये फ्रोज़न फूड जो आता है ख़ास तौर पे, ये भी सेहत के लिए सही है या मुज़र है? वो तो मैं कहता हूँ कभी आप जल के इसका प्रोसेस देखें तो फिर आपको खुद अंदाज़ा होगा कि इतना हाइजीनिकली ये जो प्रोड्यूस किया जाता है कि इसके ऊपर ये ना सिर्फ ये महफूज है बल्कि दिस इज़ दी बेस्ट फूड
तो डॉक्टर्स क्यों मना करते हैं इस पे? ये भी प्रोपेगेंडा ही है। ये सारा प्रोपेगेंडा है। वो डॉक्टर्स तो आपको मैं अब वो यहाँ पर कहना नहीं चाहता कि डॉक्टर्स जो हैं उन्होंने अपनी डॉक्टरी के दरमियान को न्यूट्रिशन को तो ऐसा कभी पढ़ा नहीं होता। वो सिर्फ डॉक्टरी पढ़ते हैं, डिजीज़ पढ़ते हैं और उसका इलाज पढ़ते हैं जी। तो न्यूट्रिशन जो है ये तो एक कम्प्लीटली अलग सब्जेक्ट है। लेकिन मुझे ये बात डाइजेस्ट नहीं हो रही, क्यों प्रोपेगेंडा करेंगे वो? देखिए, या तो हो ना कि उनकी डोमेन से ये इसका कोई लिंक हो, क्या खाएंगे? देखिए, मोस्टली पाकिस्तानियों को रेड मीट वैसे ही यूरिक एसिड या बाकी बीमारियों की वजह से मना है। दालें वो भी इस यूज में आ जाती हैं, सब्जी हम पास नहीं जाते, आ जाके हमारे पास फिश रह गई, फिश हमने टैग लगा दिया जी गर्मी है खाई नहीं जाती है। पाकिस्तान वाहिद दुनिया का मुल्क है जहाँ पे सिर्फ सर्दी में फिश खाई जाती है। बिल्कुल सही है। रह क्या गया हमारे पास? चिकन। अब उसके खिलाफ प्रोपेगेंडा करके फिर खाना क्या है? हवा, अंडा और मुर्गी। हाँ जी बिल्कुल। नहीं देखें, ये उनको समझना चाहिए कि भाई ये एक ऐसा सेफ फूड है और इसकी हमें इसको प्रमोट करना चाहिए मिलकर सबको, ताकि लोगों की सेहत जो है वो ठीक हो। और एज ए बिजनेस भी सर अगर इसको देखा जाए तो ये बहुत ज़्यादा वोलेटाइल बिजनेस नहीं है। एक एक फ्लॉक के अंदर आपको 60 क्योंकि मेरे भी फैमिली में कुछ लोगों का डायरेक्ट भी ताल्लुक रहा है, इनडायरेक्ट भी, करोड़ों रुपया आ रहा है 3 महीने के बाद उनके पास, और जा रहा है तो करोड़ों जा रहा है। बिल्कुल ऐसे ही, मतलब वो बादशाह और फकीर वाला हिसाब एक विद इन 2-3 मंथ्स आपका बिल्कुल ऐसा ही होता है। देखो ना जी, अभी ये महीना पहले जी ऐसा ही हो रहा था कि एक एक फॉर्म को, एक एक फ्लॉक के ऊपर 60-60 लाख रुपए का नुकसान हुआ। बिल्कुल ऐसे ही है। और आज उसकी कीमत थोड़ी बेहतर हुई है तो उसका वो पिछले लॉसेस भी रिकवर हो जाते हैं। हुकूमत हमारी सिर्फ जब ये कीमत बढ़ती है तो उसके ऊपर परेशान होती है कि जी इसको नीचे आना चाहिए। हुकूमत को परेशान तो उस वक्त होना चाहिए जब इसकी कीमत नीचे जाती है, क्योंकि उस वक्त काम बंद होने शुरू हो जाते हैं। इसलिए हुकूमत को ये देखना चाहिए कि भाई ये स्टेज ना आए कि लोगों का काम बंद हो, काम चलता रहना चाहिए ताकि एक बैलेंस के ऊपर लोगों को। सर इसमें ऐसा नहीं होना चाहिए जो चंद बड़े प्लेयर हैं, ये 4-5 ही बड़े प्लेयर हैं ना, आप लोग आपस में मिलके आप लोग ही फैसला कर लें कि भाई रेट ठीक है फ्लक्चुएट हो बट एक परसेंटेज, ये नहीं कि अनइवन ही चल रही है चीज़। ये अगर किसी के बस में होता ना तो ये मुर्गी कभी भी नुकसान पर ना बिकती। क्योंकि इस वक्त जो ज़बान आम बात है ना वो तो ये है कि जितने 4-5 बड़े प्लेयर हैं इनको नुकसान कभी नहीं होता, छोटा कभी बेचारा कमा नहीं पाता है। वो जिस वक्त नुकसान होता है ना, जिसका जितना बड़ा वॉल्यूम होता है उसको उतना बड़ा नुकसान होता है। अच्छा, इसमें कहा यह जाता है कि क्योंकि 60 डेज का प्रोसेस होता है, ये गालबन 90 डेज का, तकरीबन 45 डेज। अब वो 45 डेज को बैलेंस इस तरह से करते हैं कि जब बड़ों का फ्लॉक निकल रहा होता है तो प्राइस ऊपर होती है, बाकी नीचे होती है। वो मैं आपको बताऊं कि जो पेरेंट स्टॉक की मुर्गी है ना, जिसने अंडा देना और जिसमें से चूजा निकलना है और उस चूजे ने हाउस होना है और उससे फिर ये ब्रॉयलर तैयार होना है 45 दिन में, वो मुर्गी जब अंडा देना शुरू करती है ना तो फिर वो कॉन्टीन्यूसली अंडे देती रहती है। वो ना अंडा रुक सकता है, ना कोई उसको रोकता है, ठीक है। और वो एक प्रोसेस, कॉन्टीन्यूस प्रोसेस है। ये इत्तेफाक होता है कि कुछ वक्त ऐसे आते हैं कि जिस वक्त के उनकी प्रोडक्शन कम होती है, उस वक्त डिमांड ज़्यादा हो जाती है। कुछ हमारे त्यौहार ऐसे होते हैं कि बड़ी ईद में चिकन की कंजप्शन बहुत कम हो जाती है, मुहर्रम में कम हो जाती है, गर्मियों में कम हो जाती है। सो ये कुछ ऐसे त्यौहार होते हैं जिनकी वजह से भी इसके ऊपर इफेक्ट आता है। लेकिन अब जैसे शादियों का सीज़न आता है तो कंजप्शन ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। जितनी भी प्रोडक्शन होगी, डिमांड ज़्यादा होगी तो कीमत उसकी ज़्यादा होगी। बिल्कुल सही है सर। आप 2-3 दफ़ा आपने जिक्र किया कि गवर्नमेंट के एंड से प्रॉब्लम है। ये एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, प्रॉपर इसको इंडस्ट्री की शेप मिल चुकी है। बहुत सारे ऐसे भी डिपार्टमेंट्स हैं, ऐसी छोटी संदें हैं जहाँ पे इंडस्ट्री के दर्जा नहीं मिला। तो क्या आप लोग इतने मजबूत नहीं हैं कि आप अपने चंद पॉइंट चॉकआउट करें और गवर्नमेंट के सामने रखें कि भाई हमें मानने हैं? मल्टीपल टाइम स्ट्राइक्स भी हमने देखी कि पोल्ट्री डिवीजन की तरफ से होती हैं। तो क्या आप लोग इतने पावरफुल अभी नहीं हुए कि आप अपनी जायज़ बातें मनवा सकें? देखिए जी, बात यह है कि जिस वक्त जिसके पास पेरिशेबल प्रोडक्शन होती है ना जी, आप देखो टमाटर कभी 20 रुपए किलो बिकता है, कभी 200 रुपए किलो बिकता है। जब वो 20 रुपए किलो बिक रहा होता है ना तो वो उसको 21 रुपए भी किलो बेचना चाहे तो नहीं बेच सकता। सही। जब 200 रुपए किलो बिक रहा होता है तो वो फिर उसकी डिमांड इतनी होती है कि वो अगर चाहे भी 10 रुपए कम करना तो नहीं कर सकता। इसी तरह ही मुर्गी का भी काम है कि ये पेरिशेबल आइटम है, जिस वक्त इसकी डिमांड होती है उस वक्त कोई चाहे भी तो वो कम नहीं कर सकता। जिस वक्त ये कम के ऊपर बिक रही होती है कोई चाहे भी तो 1 रुपया ज़्यादा नहीं बेच सकता। जो मैं इसलिए बात कह रहा हूँ कि अगर किसी के बस में ये हो ना कि इसकी कीमत को कंट्रोल कर सके तो वो पूरी पोल्ट्री के इंटरेस्ट में है, तो कभी भी ये कीमत से कम के ऊपर मुर्गी ना बेचे।
सर एक छोटी सी मेरी नाकस राय के मुताबिक, मैं ज़्यादा इस डोमेन में नॉलेज तो नहीं रखता, लेकिन क्यों ना इसको एक कोई ऐसा प्रोसेस आप लोग डिफाइन कर लें, आप लोगों को गवर्नमेंट के एंड से या स्टेट के एंड से इंश्योरेंस दी जाए कि भाई 12 महीने अपना पोल्ट्री आप जो है चला के रखें, वही जो आपका 10-15 दिन का ऑफ होता है क्लीनिंग के लिए वो आप रखें। हम आपको इंश्योर करते हैं कि जब कंट्री में डिमांड होगी बिस्मिल्लाह लोकल बेचें। जब आपकी डिमांड बढ़ जाएगी, जिस तरह दूध में होता है, जिस तरह दूध को सुखा लिया जाता है और फिर उसको बेचते हैं, आप जिस तरह आपने खुद कहा कि आप उसको एक्सपोर्ट कर दें, उसको आगे फिर फ्रोज़न में लेके चले जाएं या मल्टीपल उसकी जो प्रोडक्ट्स बनती है उसमें लेके चले जाएं, तो क्या इससे हम सारे मसले हल नहीं हो जाएंगे? देखिए जी, बात यह है कि अगर ये हो जाए तो इससे बेहतर तो कोई चीज़ नहीं है ना, लेकिन ऐसा होता नहीं है ना कि भाई जैसे मैंने कहा कि भाई हुकूमत ने अगर प्रोसेस के ऊपर स्टोर भी तो तभी होगी ना, प्रोसेस होगी तो इसके अंदर स्टेबिलिटी भी आएगी जी। अब वो प्रोसेसिंग के प्रोसेस ही को आपने रोक दिया, उसके ऊपर 18% सेल्स टैक्स लगाकर, तो किस तरह कोई नया प्रोसेसिंग प्लांट लगेगा? अच्छा, 18 अगर लग भी जाए सर, एक्सपोर्ट में स्टिल एज ए बिजनेस ओनर आपको लगता नहीं कि इसमें स्टिल देयर इज अ जूस इन इट? नहीं, देखो जी, आप compete ही नहीं कर सकते। अगर आप इंटरनेशनल मार्केट में, मैं जैसे बता रहा था ना, जो 2100 अरब डॉलर की हलाल फूड की ट्रेड हो रही है और पाकिस्तान का हिस्सा ना होने के बराबर है, उसकी बेसिक वजह यह भी है कि हम compete नहीं कर सकते। तो दुनिया में अगर वो हलाल फूड में मेजर जो स्टेक होल्डर है ना, वो कौन कौन है? ब्राज़ील है, चाइना है, थाईलैंड है, फ्रांस है, ऑल नॉन मुस्लिम कंट्रीज। सो वो सिर्फ वो हलाल का लेबल इस्तेमाल करते हैं जी। और पाकिस्तान जो है वो compete नहीं कर सकता, लिहाजा इसकी हलाल प्रोडक्ट जाती नहीं है। सो हलाल जितना अहम है उससे ज़्यादा अहम compete करना है। बिल्कुल सही। सो इसलिए इसके ऊपर compete हमने तो प्रोड्यूस करना है ना जी। compete इंटरनेशनल मार्केट में गवर्नमेंट ने हमें करवाना है भाई। जब तक हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन नीचे नहीं आती तब तक गवर्नमेंट हमें या एक्सपोर्टर को उसके हर कमाए हुए डॉलर के ऊपर उसको एक एडिशनल इंसेंटिव दे। डॉलर तो बहुत कीमती है ना, बिल्कुल वो तो हमें कमाने हैं, हर हालत में कमाने हैं। उनको कमाने के लिए जो भी एक्सपोर्टर पेरिशेबल आइटम का एक्सपोर्ट करता है उसको उसके हर अर्नड डॉलर के ऊपर एक स्पेशल इंसेंटिव देना चाहिए। उसको एक्सपोर्ट रिबेट ये उसको दें 20%, ताकि वो अपने जो है ना compete करने की पोजीशन में आ जाए। और पाकिस्तान से इतना एक्सपोर्ट किया जा सकता है, और ये भी हमें ज़हन से निकाल देना चाहिए कि हम अगर एक्सपोर्ट करेंगे तो फिर यहाँ पर शॉर्टेज हो जाएगी। वो हम उतनी जल्दी उसकी प्रोडक्शन को बढ़ा भी सकते हैं। तो इसमें वो कोई ऐसा इशू नहीं है। तो डेफिसिट का कोई प्रॉब्लम नहीं है, डेफिसिट तो बड़े आराम से जो ना किया जा सकता है स्केल। डेफिसिट तो आज भी देखो ना जी होता है ना, तभी मुर्गी 600 रुपये भी 700 रुपये पे चली जाती है, और जब ज़्यादा प्रोड्यूस होती है तो वो 300 रुपये पे भी आ जाती है। तो ये वाला टाइम तो आता जाता रहता है आज भी, बगैर एक्सपोर्ट किए भी। तो एक्सपोर्ट करके भी हम उस डेफिसिट को इसी तरह ही हैंडल कर सकेंगे। बिल्कुल सही है सर। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अभी आपने जिस तरह पानी का जिक्र किया, आप क्योंकि थर्मल पावर प्लांट के चेयरमैन भी रहे हैं आप, इसमें सर मुझे बताइएगा कि मैं ख़ास तौर पे डेमो के बारे में आपसे बात करना चाहूँगा। ऐसा क्या, कौन सा ऐसा हमारे पास इंटरनेशनल प्रेशर है जिसकी वजह से हम ये डैम बना नहीं पा रहे, या हमारी काबिलियत या हमारे पास वसाइल ही मौजूद नहीं? देखिए जी, बात ये है कि आज हमारे पास हमने तरबेला डैम है, मंगला डैम है और छोटे छोटे डैम है। हमारे पास साइट्स भाषा डैम के ऊपर काम हो रहा है। हाँ जी। फिर वो 1-2 डैम और के हैं जिनके ऊपर काम हो रहा है। इन सारे डैमों का इस्तेमाल जो है वो आकर होना है कालाबाग डैम के ऊपर। बिल्कुल ऐसे ही है। अब हमारे दुश्मन को इस बात का अंदाज़ा है कि कालाबाग डैम अगर बन जाएगा तो इनके पिछले डैमों का पानी जो है उसकी भी यूटिलाइजेशन बेहतर हो सकेगी। वो हमारे मुल्क में एक ऐसा प्रोपोगंडा शुरू कर देता है कि जी जब ये देखो कालाबाग डैम की तरबेला के बाद सारी मशीनरी मूव कर दी गई थी कालाबाग डैम की साइट के ऊपर कि इस डैम के ऊपर काम शुरू होना है। तो वहाँ पर उस वक़्त के जो गवर्नर थे KPK के फजले हक साहब, ज़िया के दौर में, तो उन्होंने नौशहरा में पहाड़ों के ऊपर निशान लगवाने शुरू कर दिए। इट वाज और वो फिर लोगों ने पूछा जी कि ये क्या है, कह लगे जी यहाँ तक डैम का पानी आना है। ठीक है। तो वो एक कैंपेन बन गई कि जी नौशहरा डूब जाएगा। हाँ। हालांकि जो शमसुल मुल्क रिटायर्ड चेयरमैन वापडा हैं
वो नौशहरा में ही उनका घर है, वो खुद कालाबाग डैम की कमेटी में मेरे साथ वो काम कर रहे हैं। सही। तो वो क्या कहते हैं जी कि कोई नौशहरा नहीं डूबना, नौशहरा की तो हाइट 975 फुट है, डैम बनना है 915 फुट की हाइट पर, तो कैसे वो नौशहरा डूब सकता है? ये सिर्फ वो उसी तरह का ही प्रोपोगंडा हुआ कि जैसे कुछ लोग कहते थे जी वो डैम जो है बिजली तो पानी चो कढ़ लेंदे ने तो फोका पानी सानू भेज देंदे ने। तो इस किस्म की चीज़ें जो है ना, ये हमारा सर 2 मिनट के लिए हम ये सोच भी लें, नौशहरा डूब भी जाता है? नहीं डूबता सर, मैं कहता हूँ 2 मिनट के लिए मैं कहता हूँ ये बात हमें सोचनी भी नहीं चाहिए। अगर सर डूब भी जाए तो क्या उसको रिलोकेट नहीं किया जा सकता इन द इंटरेस्ट ऑफ कंट्री? नहीं, बात तो बात ये कि वो डूबेगा ही नहीं, डूबेगा ही नहीं। मतलब है कि हम वो बात करें जो हो सकती है, जो हो सकती है वो बात करें, जो हो ही नहीं सकती, जिसका 1% भी इम्कान नहीं है, वो बात के ऊपर हमें बात ही नहीं करनी चाहिए। क्या आपको लगता है कि सर हमारी अपनी नीयतों में प्रॉब्लम है? हम थोप देते हैं दुश्मन के। क्या दुश्मन के पास, जिसको हम आज अपना दुश्मन कहते हैं, क्या वो हमें दुश्मन मानता भी है? मेरा नहीं ख्याल, क्योंकि वो दे हैव गॉन इनटू अ डिफरेंट जोन ऑल टुगेदर। वो मेरा नहीं ख्याल हम उनको अपना दुश्मन कहना है, या वो हमें अपना दुश्मन मानता भी है। देखो जी, बात यह है कि हम वी आर इक्वल एट वन स्पेस, एंड दैट इज कि वो भी न्यूक्लियर है और हम भी न्यूक्लियर हैं। सो इसलिए हमें अपने आप को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए, हमें अपने आप को ठीक करना चाहिए। बिल्कुल, पॉइंट ये है। हाँ, हमें अपने आप को, हम किसी से कम नहीं हैं, हम सिर्फ अपने आप को करेक्ट करने की ज़रूरत है कि ये जो चीज़ें हम जिस तरह कर रहे हैं उनको वो ठीक नहीं है, लिहाजा उसके ऊपर काम करना चाहिए कि किस तरह हम उन चीज़ों को ठीक करें। सर, हम एज ए कंट्री ना बड़कों में और नक्शों में चले गए हैं। हमारे पास सिर्फ नक्शे हैं और बढ़के रह गई हैं। ग्राउंड रियलिटी क्या है? ग्राउंड के ऊपर तो काम हो ही नहीं रहा है। जो करना चाहता है उसको करने नहीं दिया जाता। आप जैसे जो बिजनेस ओनर्स कुछ करना चाहते हैं अपने लिए, मुल्क के लिए, रुकावटें आ गए। फिर हम कहते हैं ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। अब देखिए, एक पानी का मसला है, ये सिर्फ एक डैम के चक्कर में सारे मसले हमारे हल हो जाएंगे, चाहे वो बिजली हो, चाहे एग्रीकल्चर का मसला हो, या बाकी जो हमारे छोटे छोटे इशूज़ चल रहे हैं। अब बिजली को देख लें, किस नहज पे हमने इस मुल्क को पहुंचा दिया है कि सोलर लगवाएं तो तब मुसीबत, सोलर ना लगवाएं तो बिजली नहीं आती। अभी इस तरह हम ऑफ कैमरा बात कर रहे थे कि बिजली ना होने की वजह से सुबह 9 बजे के एक एरिया में बिजली गई हुई है। तो कब तक सर हमने इसी जहालत की जिंदगी में रहना है? बात यह है कि हमें डैम जो है ना वो तो बनाने हैं पानी की स्टोरेज के लिए, ठीक है, बिजली तो उसकी एक बाय प्रोडक्ट है। डैम हमारे लिए इसलिए ज़रूरी हैं कि मैं आपको बताऊं कि दुनिया में एक थंब रूल है कि अगर आप 1 मिलियन एकड़ फुट पानी स्टोर करते हैं, ठीक है, तो वो आपको साल के $2 अरब कमा कर देता है फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेस, उसकी कैस्केड में। मतलब यहाँ पर आपने पानी स्टोर किया, उसको इस्तेमाल किया, एनर्जी प्रोड्यूस की, फिर नीचे आकर फिर उसको दोबारा स्टोर किया, फिर नीचे आकर दोबारा स्टोर किया, इसको कहते हैं कैस्केड। तो वो हम एक नॉन फैक्ट है कि हम हर साल 35 मिलियन एकड़ फुट पानी समुद्र में फेंक देते हैं, मीठा पानी 3 महीनों में, जब फ्लड का टाइम होता है, जुलाई, अगस्त, सितंबर में। हम उस पानी को अगर स्टोर करें, एक तो हम फ्लडों से बचें कि जितनी तबाही, आप देखो जी 2022 का जो फ्लड आया था, $30 अरब का उसने हमारा नुकसान किया। बिल्कुल। 70 अरब का कीमत का पानी हम हर साल समुद्र में फेंकते हैं। $100 अरब का उस मुल्क का नुकसान जिसका टोटल बजट साल का $46 अरब है, उस मुल्क का नुकसान जिसके ऊपर $150 अरब का कर्जा है और $70 अरब का पानी वो हर साल समुद्र में फेंक देता है। 2 साल के पानी की कीमत है इस मुल्क के ऊपर टोटल कर्जा, जो कि फ्री है सर, जो कि फ्री है। और वो पानी का इस्तेमाल होना है जब उसने खेत में जाना है, उससे फसलें पैदा होनी है, खुराक पैदा होनी है। खुराक हम दुनिया को दे सकते हैं। दुनिया में आप देखें कि यूक्रेन वॉर जब हुई जी, तो पूरी दुनिया में फूड का क्राइसिस आ गया था। तो यूक्रेन के पास 21,000 स्क्वायर किलोमीटर कल्टीवेटेड एरिया है। बिल्कुल ऐसी है। पाकिस्तान इरिगेटेड एरिया, पाकिस्तान के पास 2,10,000 स्क्वायर किलोमीटर इरिगेटेड एरिया है। आप उस 21,000 स्क्वायर किलोमीटर के इरिगेटेड एरिया की प्रोडक्शन रुकने से पूरी दुनिया में फूड का क्राइसिस आया। बिल्कुल।
और हमारा पोटेंशियल देखें कि हमारे पास पानी भी मौजूद है लेकिन हम उसको स्टोर नहीं कर रहे, उसको हम इस्तेमाल नहीं कर रहे, उसको हम समुद्र में फेंक रहे हैं। हम उस जो दुनिया का सबसे बड़ा इरिगेटेड बेसन है उस सारे को हम आबाद करें, खुराक पैदा करें। हमारी 80% इंडस्ट्री इस वक्त जो है वो भी एग्रो बेस्ड है। जी बिल्कुल। टेक्सटाइल हमारी सबसे बड़ी इंडस्ट्री है, उसका रॉ मटेरियल कहाँ से आना है? कॉटन, एग्रीकल्चर से। तो वो हम उस 80% इंडस्ट्री भी तभी चलेगी अगर हमारी एग्रीकल्चर स्ट्रांग होगी। आज अंदाज़ा लगाए ना कि जिसके पास दुनिया के इरिगेटेड एरिया का 7% जिसके पास है और दुनिया की आबादी का 2.5% जिसकी आबादी है, वो अपने लिए गंदम भी इंपोर्ट करे, वो अपने लिए कॉटन भी इंपोर्ट करे, इससे बड़ी शर्म की और क्या बात हो सकती है? और दुनिया में हर फसल का झाड़ जो है वो ज्यादा हो रहा है, हमारे पास कम हो रहा है। हमारी दुनिया यील्ड जो है हमारे पास, आप देखो ना जो भी प्रोडक्शन है ना, पहले 10 मुल्कों में हम हैं प्रोडक्शन वाइज, चाहे वो कॉटन है, चाहे वो गंदम है, चाहे वो कॉर्न है, शुगर है, व्हाट एवर इट इज, लेकिन यील्ड वाइज हम 100वें नंबर पर हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। तो हमारे बराबर में हमारा जो पड़ोसी है वो 70 मन गंदम ले रहा है पर एकड़, हम इस वक्त भी 25 मन के ऊपर बैठे हुए एवरेज। बिल्कुल ऐसे ही है। तो इसके लिए हम अगर अपनी इस यील्ड को ठीक करें तो हमारे पास इतना बड़ा एरिया हम गंदम से निकाल कर फारग करके बाकी जो है ऑयल सीड क्रॉप्स उनके ऊपर काम कर सकते हैं। हमारा जो सबसे बड़ा खर्चा जो है इस वक्त पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की इंपोर्ट के बाद जो वेजिटेबल ऑयल है, एडिबल ऑयल है, उसकी इंपोर्ट का खर्चा है। सर ये जितनी आपने प्रॉब्लम्स का जिक्र किया, ये बहुत दफ़ा बहुत सारे फोरम पे लोग डिस्कस भी करते हैं, इसका हल क्या है? देखिए प्रॉब्लम तो हमें पता चल गई कि ये हम 4 चीज़ें फिक्स कर लें तो हो जाएगा, होगा कैसे? मुझे इसका सोल्यूशन अगर कहीं नज़र नहीं आ रहा किसी भी फॉरम। देखो जी बात ये है कि जिस दिन कोई सिर फिरा आ गया ना, ये सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। सर सिर फिरा तो आए हैं ना, मल्टीपल टाइम आए हैं, लेकिन उनको ये ब्यूरोक्रेसी आपका सिस्टम, ये जो आपका जंगलुदा सिस्टम है, ये चलने ही नहीं देता उसको। नहीं, देखो जी बात ये है कि वो चलना चाहते नहीं थे। ये तो नहीं था कि भाई मुशर्रफ के पास कौन सी पावर नहीं थी जी, वो चाहता तो डैम, कालाबाग डैम नहीं बना सकता था। ज़ियाउल हक के पास कौन सी पावर नहीं थी, कोई रोकने वाला उसको था? कोई भी नहीं। वो चाहता तो क्या नहीं बन सकता था? उसके गवर्नर ने जाकर नौशहरा में निशान लगवाने शुरू कर दिए, तो उसने उसको पूछा कि भाई ये क्या हो रहा है? तो ये मतलब है कि ये नहीं कि भाई उनको कोई रोकता है, वो खुद नहीं काम करना चाहते। तो ये तो में फ़र्क है। मतलब है कि वो क्या होता है कि भाई अगर उनका पास नेशनल इंटरेस्ट सुप्रीम हो तो वो कभी ये ना करें कि मेरा टेन्योर बढ़ा दो और तुम अपनी अड्डे ले लो मुझसे। सर 77 साल में कोई भी नहीं आया हमारे पास ऐसा जिसने कभी तो सोचा हो इस बारे में, कभी तो रात की तारीखी में उसको खुदा खौफी हुई हो, कभी तो उसको कब्र याद आई हो, कभी तो ये 25 करोड़ आवाम का जो है उसको जिस दिन याद आ गई उस दिन ये मुल्क भी ठीक हो जाएगा। ये मैं आपको बताता हूँ कि इस मुल्क में जितना पोटेंशियल है ना, शायद दुनिया के बहुत कम ममालिक होंगे ऐसे। मेरा एक दिन लेक्चर था पंजाब यूनिवर्सिटी में, तो मैं वहाँ पर उन बच्चों को कह रहा था, यही मैंने उनको फिगर बताई कि भाई हमारे पास क्या क्या पोटेंशियल है, कि मैं कहा हम इतने खुशकिस्मत लोग हैं कि ऐसे मुल्क में रह रहे हैं कि जहाँ कुदरत ने हमें ऐसे ऐसे वो वसाइल दिए हुए, कोई एफर्ट नहीं करनी, पड़े हुए हैं ऑलरेडी। और हम कितने बदकिस्मत लोग हैं कि ऐसे मुल्क में रह रहे हैं जहाँ हम इन वसाइल को इस्तेमाल नहीं कर सक रहे। और ये मैं आपको बता दूँ कि हमारे पास पानी तो एक ज़रिया है ना, एक सोर्स है ना, इसके अलावा अल्लाह ताला ने हमें कौन कौन सी चीज़ें नहीं दी हुई। कॉपर के रिजर्व देखें, गोल्ड के रिजर्व देखें, हर कोई भी चीज़ देखें, लेकिन वो जो वक्त पड़े हुए हैं तो वो पड़े हुए हैं, हम निकाल नहीं रहे तो इस्तेमाल नहीं कर रहे। ये जब हम इस्तेमाल नहीं कर रहे, समुद्र में फेंक रहे हैं, तो ये हम ज़ाया कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसी है। जब कि अल्लाह ताला को सबसे जो नापसंद चीज़ है वो है ज़िया। बिल्कुल ऐसी है, किसी भी चीज़ का ज़िया। कुदरत को सबसे जो नापसंद चीज़ है वो ज़िया है।
सर दुनिया के कई ममालिक ऐसे हैं जो इस वक्त खारा पानी, समुद्र का पानी जो उसको जी, ट्रीट ट्रीट करके, करके मिडल ईस्ट हमारे बिल्कुल सामने सबसे हाँ बड़ी एग्जांपल है, खारे पानी को ट्रीट करके वो मीठा कर रहे हैं और हम अपने मीठे पानी को ज़ाया करते ज़ाया जा कर रहे रहे हैं। हैं। सिर्फ मतलब सियासत की नफरत करती है। नाशुक्री की सज़ा जो है ना, हम्म, ये इर्रिवर्सिबल है। अल्लाह ताला से माफ़ी मांगनी चाहिए और हमें अपने सोर्सेज को इस्तेमाल करने की जल्दी करनी चाहिए, ताकि अल्लाह ताला हमारी इस नाशुक्री के ऊपर हमें कोई ऐसी सज़ा ना दे जो इर्रिवर्सिबल सर हो। हुई है ये सजा, इससे बड़ी क्या होगी कि अब 250 मिलियन भेड़ बकरियां बने हुए हैं, हम हाईली इंटेलेक्ट लोग, 65% आबादी जिस मुल्क की यंग बच्चों की हो, लेस देन 30 हो, उससे बड़ी ब्लेसिंग हो सकती है, लेकिन वेस्ट की है। नहीं उस नहीं बच्चे को हमने सर रोक दिया। हाँ बच्चा जो काम करना चाह रहा है, अभी हम ऑफ कैमरा जो बात कर रहे थे, एक बच्चा अपनी डायरेक्शन चले आज की ग्लोबलाइज वर्ल्ड के अंदर, अगर उसने अपनी डायरेक्शन पकड़ ही ली तो उसकी गर्दन पे हाथ डाल के अच्छा अब तू काम करेगा, रुक जा। हाँ तो कब तक ये चलेगा? तो अगली बात यह है कि हुकूमत को चाहिए कि अपने, मैं प्राइवेट एजुकेशनिस्ट जो हैं उनको मैं नहीं चैलेंज करता, जी लेकिन जो हमारा सरकारी सेटअप है वो तो हुकूमत के पास है ना। सर कभी प्राउड होता था वो। हाँ, वो कभी ठीक प्राउड है, होता आपने था। खुद देखे जिस तरह हम बताया है खुद शुरू। हम खुद टाटो के पढ़े हुए हैं, तो हम अब खुद देखें, सरकारी स्कूलों के पढ़े हुए हैं, और उसमें उसको ठीक करने की ज़रूरत है। मैं आपको बताऊं कि मैंने अभी, जैसे हम बात कर रहे थे कि जब मैं बांग्लादेश गया जी तो जो वहाँ मैंने दो चीज़ें देखी कि एक तो था कि उन्होंने प्राइमरी एजुकेशन जो है ना उसमें मेल टीचर ख़त्म कर दिया, 100% फीमेल टीचर। ठीक है। अब वो फीमेल जो है ना जी, वो प्राइमरी में उसकी एक मदर इंस्टिंक्ट होती है, वो कभी बच्चे को उस तरह नहीं डांट टपट करती या मारती नहीं है जिस तरह के मास्टर मारता है। मास्टर तो बेचारा, उसके अपने इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं, डिप्रेशन है, फ्रस्ट्रेशन है, तो वो एक बच्चे को चांटा लगाता है तो 10 बच्चे स्कूल छोड़कर भाग जाते हैं। बिल्कुल। जबकि जब औरत है वो हर बच्चे को एक बड़ी लाइक अ मदर उनको ट्रीट करती है। तो उसके साथ आप देखो कि आज उनकी एजुकेशन जो है उसका लिटरेसी रेट मेरे ख्याल में 80% से ऊपर चला गया। बिल्कुल। उन्होंने दूसरा काम पॉपुलेशन कंट्रोल के ऊपर किया, उसके ऊपर भी आज देखो, जब वो हमसे अलग हुए थे तो वो 7 करोड़ थे 71 में, हम उस वक्त 4 करोड़ थे, आज वो 17 करोड़ हैं, हम आज 25 करोड़ पर पहुंच गए। फिर हमारे पास जो सबसे बड़ा जो है तवज्जो हुकूमत को, जब भी हम एजुकेशन की बात करते हैं तो वो हायर एजुकेशन की बात करते हैं, यूनिवर्सिटियों की बात करते हैं। मैं कहता हूँ जब तक आप प्राइमरी एजुकेशन के ऊपर तवज्जो नहीं देंगे, उन यूनिवर्सिटियों को मटेरियल कहाँ से मिलेगा? सर ये वही बात हो गई, जिस तरह हम क्रिकेट में जब प्लेयर टीम में आ जाता है ना, फिर उसकी ट्रेनिंग शुरू करवाते हैं, अब उसकी एथिकल ट्रेनिंग भी हो रही है, उसकी टेक्निक भी दुरुस्त करवाई जा रही है। भाई उस वक्त उसको परफॉर्म करना है। जी बिल्कुल सही वो है। इस वजह से उसको वहाँ आके सिखाया जाता है क्योंकि नीचे उसने बेचारे को कुछ ऐसा इन्वायरमेंट ही नहीं मिलता। बिल्कुल सही। अब जिस तरह आपने ये इस पे बात की कि पॉपुलेशन के ऊपर उन्होंने जितने भी हमारे इमाम मस्जिद थे उनको दी ये टास्क, ठीक है, इस पे भी बल्कि बताइए ये क्या था जो आप मुझे बता रहे थे ऑफ कैमरा? जी मतलब वो उन्होंने पॉपुलेशन का जो महकमा था उसको कंट्रोल जो है वो इलाके के इमाम मस्जिद को दिया हुआ है। तो अब वो इमाम मस्जिद जो है वो वहाँ पर लोगों को ये तरगीब देता है कि भाई बच्चे कम। और उसकी दूसरी बड़ी वजह जो थी ना वो ये, मैंने वहाँ पर जब मैं गया तो एक मैंने गारमेंट फैक्ट्री भी विज़िट की। ठीक है। उसमें डे शिफ्ट थी तो 4200 वर्कर काम कर रहे थे, सिर्फ 92 मेल्स, बाकी सारी फीमेल, सारी खवातीन उसमें वो काम कर रही थी। क्या बात है। उन्होंने औरत को एम्पावर किया। अब उस औरत को जो है उसकी पहली प्रायोरिटी उसका काम है ताकि वो अपने घर का, अपने बच्चों का पेट पाले। अब वो जो है ना, जिस वक्त औरत इतनी मसरूफ़ हो गई तो फिर उन्होंने इस तरीके से भी पॉपुलेशन को कंट्रोल किया। सही। तो ये इसके काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिनके ऊपर हमें काम करने की ज़रूरत है। तो अगर हर डिपार्टमेंट में सर उन्होंने फीमेल को एम्पावर किया है तो मेल के काम नहीं करता वहाँ पे? नहीं करते हैं, मेल भी काम करते हैं। मतलब है मेल जो है वो बाकी के काम जो है, जो उनके करने के काम है वो कर रहे हैं, जो औरतों के करने के काम है वो औरतें कर रही हैं। 33% उन्होंने कोटा किया हुआ है औरतों का जॉब्स में, वो औरतें सारी जो हैं वो काम कर रही हैं इस किस्म का, ख़ास तौर पर जैसे मैंने बताया कि गारमेंट्स का काम। रही बात, अब आप देखें कि हमारा मुल्क में गुर्बत इतनी हो गई इस ऐसी पॉलिसियों की वजह से कि गरीब आदमी के पास
कोई वो रहा ही नहीं कि भाई कौन सा काम वो करे कि जिसके साथ वो अपना रोज़गार चला सके। तो इसलिए हमें ये इन चीज़ों को बहुत सीरियसली, बहुत अर्जेंटली देखने की ज़रूरत सर है। अगर हमने इसको अर्जेंटली एड्रेस नहीं किया ना इशू को, तो पूरे ओवरऑल जो ख़ास तौर पे बड़ी हमारी सिटीज़ हैं, इनके अंदर सर जो लूट खसूट का मामला शुरू हो जाना है ना, वो फिर कंट्रोल नहीं हो पाएगा। या डेफिनेटली वो फिर तो वो प्रॉब्लम चीज़ें तो वो दूसरी आता है, फिर डायरेक्शन में दूसरी चली जाएंगी डायरेक्शन फिर। में चली जाती हैं। लेकिन ये है अभी कि सर भाई जैसा मैं बात कर रहा था पहले भी कि आप डेफिनेटली मल्टीपल डिफरेंट जो एसोसिएशंस हैं उनको आपने एज ए चेयरमैन भी लीड कर भी रहे हैं और किया भी, तो इनकी सर कोई अफादियत नहीं है क्या? ये सिर्फ आप लोग पर्क्स इंजॉय करते हैं, आप भी ठंडे कमरों में बैठ के बस एसी वालों में डिबेट कर लेते हैं? क्या कोई आप लोगों के पास पावर दी जाती है? या गवर्नमेंट में, देखिए हम बार बार गवर्नमेंट कह रहे हैं, गवर्नमेंट क्या है? गवर्नमेंट भी लोग ही है ना। क्या आप लोग जो सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट हैं, क्या आप लोगों की जो राय है वो ली जाती है और उस पर अमल भी होता है, या बस जो ऊपर से कमांड आई उसी पे ही अमल एक होना? पहली तो बात मैं ये बताऊं कि मैंने जितनी भी, मैं एज चेयरमैन पंजाब बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेड भी रहा, चेयरमैन पिडमिक भी रहा, बहुत सारी जी ऑर्गेनाइजेशन में, लेकिन मैं आज आपको बता रहा हूँ कि मैंने कहीं से कभी भी एक पैसे की भी तनख्वाह नहीं ली। सारा मैंने ऑनरी कर रहे हैं। सारे काम ऑनरेरी किए हैं। Very जितने भी nice. काम मेरे आपने सीवी में देखे हैं, जी। मैंने सारे काम ऑनरेरी बेसिस के ऊपर किए हैं। तो ये जो है हमारा हम हर वक्त चीज़ों को ठीक करने के लिए जो भी हमारे पास होती है वो अकॉर्डिंगली हम एडवाइस करते रहते हैं। जी लेकिन बहरहाल चीज़ें इंशाल्लाह कभी ना कभी ठीक हो जाएंगी। सर मेरा हमें सवाल फिर ना वहीं पे ना है। उम्मीदी नहीं हमें ठीक करनी चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही सर, मेरा सवाल फिर वहीं पे, क्या सिर्फ आप लोगों की तरफ से पुट फॉरवर्ड की जाती हैं चीज़ें, या आप फोर्स भी करवाते हैं? क्योंकि देखिए एक एसोसिएशन पूरी अगर बनी है या एक पूरा डिपार्टमेंट है, आपको चेयरमैन उसका बनाया गया है, चेयरमैन सिर्फ टाइटल से तो नहीं होता ना सर। या या अब जिस तरह या आप अपने बिग बर्ड के चेयरमैन, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है, आप कमांड देते हैं, वो कमांड नीचे तक ट्रिगर होती है, तो यहाँ पे सर क्यों नहीं ऐसा हो रहा? बस देखो जी, क्या यही वजह है कि जिसकी वजह से हम हाँ, हर तरफ डिक्लाइन की तरफ हैं? एग्जैक्टली यही होता है कि भाई जिस वक्त जिसको भी जो काम असाइन किया जाता है वो उसने अपनी वो एडवाइस और रिपोर्ट बनाकर देनी होती है। फिर उसके ऊपर अमल दरामद करना जो है ना, वो तो महकमों का अपना काम है ना। बिल्कुल तो ठीक है। हाँ, वो फिर वो उसको जैसे बजट बनता है, हाँ जी। चैम्बरों से वो उसकी बजट प्रपोजल्स ली जाती हैं, हम्म, एसोसिएशन से बजट प्रपोजल ली जाती हैं। वो प्रपोजलें जो है ना, वो बजट तो तैयार कर रहा होता है एक ब्यूरोक्रेट, जिसका ग्राउंड रियलिटीज़ के साथ कोई ताल्लुक ही नहीं होता। सही। वो फिगर्स को देखकर बजट बना देता है। प्रपोजलें सारों से ले ली जाती हैं ताकि सारों को पता हो कि जी मेरा भी ये रोल है, और वो प्रपोजलें सारी की सारी वहाँ पर रख दी जाती हैं FBR में। तो इसी तरह ही मतलब है, यही वजह है कि भाई आज तक हमारा जो है ना ज़वाल की बेसिक वजह यही है कि हम चीज़ों को प्रैक्टिकली उनके ऊपर काम नहीं करते। जितने भी हमारे गवर्नमेंट के ओहदेदारान हैं, अगर इनको सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट लगा दिया, जिस तरह फॉर एग्जांपल आप पोल्ट्री को इतने सालों से देख रहे हैं, आपकी एक्सपर्टीज़ है, एक आम सियासतदान सोच भी नहीं सकता वहाँ तक इस डोमेन के बारे में जहाँ तक आप इसके बारे में रिसर्च दे सकते हैं, तो क्या ऐसा नहीं होना चाहिए कि सर आप लोगों को लगाया जाए उस जगह पे? देखिए जी, बात यह है कि पहली तो बात कि उनको सिर्फ ये समझा दिया जाए ना कि जब आप किसी एक्सपर्ट से कोई बात पूछते हो ना, तो उसकी बात को वजन देना चाहिए। बेशक। जब वो ये कहकर बात सुनते हैं कि जी ये तो इंटरेस्टेड पार्टी है, अगर मैंने पोल्ट्री के बारे में कोई एडवाइस देनी है तो पोल्ट्री की बेहतरी के लिए देनी है ना। तो जब वो मेरी इस एडवाइस को ये कह करके जी ये तो इंटरेस्टेड पार्टी है, तो वो फिर उनका उसी वक्त ही सोच का तरीका कार जो है वो और हो जाता है। हो भी जाए, मैं कहता हूँ देखिए अगर इंटरेस्टेड हैं भी, आपका स्टेक उसमें लगा हुआ है, तो ये तो और अच्छी बात है ना कि आप ज़्यादा ईमानदारी से काम करेंगे, ज़्यादा अपनी डोमेन की बेहतरी के लिए सोचेंगे। ऐसा तो मुमकिन नहीं है ना अब्दुल बासित भाई कि आप अपने लिए उसमें से फ्रूट निकाल ले और बाकी अपनी पूरी इंडस्ट्री को नुकसान पहुंचाए, ऐसा तो मुमकिन ही नहीं है। तो मुमकिन तो यही होगा ना कि आपका दिया हुआ जो मशवरा है वो पूरी इंडस्ट्री को आपके बेनिफिट पहुंचाएगा। बिल्कुल ऐसे ही होता है। इसके ऊपर देखिए फिर यहाँ तो साफ पता चल रहा है कि नीयत का प्रॉब्लम है। हाँ बिल्कुल, कि कोई चाहता ही नहीं है कि कोई बेहतरी मल्टीपल प्रॉब्लम्स हैं इंशाल्लाह। अभी रिसेंटली आप लाहौर चैम्बर के भी रहे, अभी रिसेंटली मेरा एक इवेंट पे था, अब वो वहाँ पे चैम्बर की उनको ओहदा मिला है रिसेंटली कोई, वो साहब ने आके अपने दिल की वो फ्रस्ट्रेशन निकाली को साफ पता चल रहा था कि ये ओहदे का गलत इस्तेमाल हो रहा है। कि इवेंट पे था, उन्होंने पूरा इवेंट को जुपिटाइज करके अपने दिल की भड़ास किसी दूसरी पार्टी के अगेंस्ट निकाल के तो वो काम ख़राब कर दिया वहाँ पे।
वो देखो जी, ये तो एक हमारा कल्चर है ना। पावर का नशा सर, कुर्सी का नशा। वो ठीक है, वो ये चीज़ें तो चलती रहती हैं, लेकिन उसके बावजूद चीज़ें जो हैं ये इतनी नहीं बिगड़ी कि ठीक नहीं हो सकती। ठीक है, चीज़ें बहुत हमारे यहाँ अच्छी भी हैं, बेशक ऐसे ही है वो हम तो। आप देखें कि वो काम हम कर लेते हैं जो कि शायद दुनिया में बड़ा मुश्किल हो जाता है करना। सर मैं ये इसका हमेशा मिसाल देता हूँ कि इतने लूले लंगड़े सिस्टम के साथ भी जी बिल्कुल, आए दिन कोई ना कोई अच्छी चीज़ निकल अच्छी रही चीज़ है। तो निकलती अगर है। इसको थोड़ा एम्पावर कर दिया जाए, डायरेक्शन दे दी जाए, थोड़ी सपोर्ट दे दी जाए, तो हम क्या नहीं कर सकते। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। सर थोड़ा सा मैं अभी टीबी एसोसिएशन भी एक आप लीड कर रहे हैं, जी आपकी हाँ। पूरी फैमिली उसको मिल के लीड कर रही है। इनफैक्ट जो शुरू के 11 आई बिलीव सर्वाइवल थे, उनमें से एक आपके फैमिली मेम्बर भी थे। उसके बारे में थोड़ा सा बताइएगा कि ये एसोसिएशन क्या है, क्या टीबी पूरी दुनिया में, मेरा ख्याल है बीमारी ख़त्म हो चुकी, पाकिस्तान में अभी भी एग्जिस्ट करती है। हाँ, देखिए जी, बात यह है कि ये 1955 में ये ऑर्गेनाइजेशन बनी थी। जी मोहतरमा फातिमा जो है हमारी पहली पैटर्न इन चीफ थी। ठीक है। तब से ये ऑर्गेनाइजेशन जो है ये चल रही है, और टीबी के जो मरीज़ हैं उनका मुफ्त इलाज, उनकी मुफ्त तशख़ीस जो है ये हम कर रहे हैं। अब तक लाखों लोग जो हैं टीबी के पेशेंट्स, वो हमारे क्लिनिकों के ट्रीटमेंट से वो सेहतयाब हुए हैं। और फिर ये है कि जो हमारे मरीज़ जो एक दफ़ा जिसको ये टीबी हो जाती है, वो बेचारा फिर काम करने के भी काबिल नहीं रहता जी। फिर हम उनकी फैमिलीज़ को वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर हमने बनाए हुए हैं, जहाँ पर उनको तरबियत देते हैं, कढ़ाई का हुनर या और कोई हुनर उनको सिखाते हैं। फिर वो काम करती हैं ख़वातीन, और अपने घर का ख़र्चा जो है वो चलाती हैं। और ये सारा काम मुखय्यर लोगों के चंदों से हम कर रहे हैं। वेरी गुड। और तब से हम कर रहे हैं। आप भी आपकी वसातत से हमारे जितने भी दोस्त हैं उन सब से मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि हमारा जो है ये टीबी का अकाउंट जी है मुस्लिम कमर्शियल बैंक में, तो वो इसमें सारे मिलकर डोनेट करें ताकि हम बेहतर तरीके से टीबी के पेशेंट्स जो हैं उनकी खिदमत कर सकें, उनका इलाज कर सकें। उनकी फैमिलीज़ को जो मैं समझता हूँ, वो जितनी उनको हम वोकेशनल ट्रेनिंग देते हैं, फिर उनके वो जब वो घर वाला ठीक भी हो जाता है, तो वो फिर वो ख़वातीन अपने उस हुनर को और बेहतर तरीके से इस्तेमाल करके एक बहुत बड़ी कौमी खिदमत जो है वो भी कर सकती हैं और करती हैं। बिल्कुल सही सर। एक टाइम था कहा जाता था टीबी लाइलाज है। हाँ जी बिल्कुल। तो अभी इसमें इस पूरी उसको प्रोसेस को अगर देखा जाए तो जाहिर है इतने अरसे से आप लोग काम कर रहे हैं, अभी क्या कंडीशन है, क्या इसकी भी स्टेजेस हैं जिस तरह कैंसर की होती है? डेफिनेटली। देखें जी, वो स्टेज के जो लाइलाज वाली है ना, वो तो हमारे मुल्क में तकरीबन ना होने के बराबर है। ठीक है। ये बिल्कुल काबिल इलाज मर्ज है। इसका एक टाइम है, इसकी वक्त पर तशख़ीस हो जाना, फिर वक्त पर इसका इलाज हो जाना, तो वो 3 से 6 महीने का जो उसका कॉन्टीन्यूस ट्रीटमेंट है, हम उनको फॉलो अप भी करते हैं। जो हमारे पास आकर मरीज़ जो रजिस्टर हो जाते हैं, फिर हमारी एसोसिएशन जो है इसका एक बाकायदा ऑडिट का निज़ाम है, जिसके तहत हम इनके सारे जो हम इकट्ठे करते हैं फंड, उनको जो इस तरह इस्तेमाल करते हैं उसका फिर एक ऑडिट के ज़रिए, ताकि कहीं पर भी कोई एहतमाल ना हो कि फंड जो है उनके वो मिसयूज़ होने का। तो ये एक बड़ा बहुत ही जो है मैं जैसे बताया कि अभी तक हमारे कई लाख लोग जो हैं वो सेहतयाब होकर वो अपनी बाकायदा रूटीन की ज़िंदगी जो है वो गुजार सर रहे अगर हैं। बताना चाहें, आई डोंट नो ये डायरेक्टली आपके डोमेन में बनता है या नहीं, कोई एक दो इसके सिम्टम अगर ऐसा बताना चाहें कि जो अगर आम जो लोग हैं, क्योंकि पाकिस्तान में सबसे बड़ा प्रॉब्लम बीमारी नहीं है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम है उसकी आइडेंटिफिकेशन आइडेंटिफिकेशन। जी बिल्कुल। देखो जी, ये जो है ना, एक तो खांसी जी का बहुत Continuously ज़्यादा आना और हल्का हल्का बुखार रहना, जिस वक्त ये सिम्टम्स हों तो उसको फौरी तौर पर जाकर अपना चेकअप करवाना चाहिए। ठीक है। और हम उनका एक्सरे भी करते हैं और स्पूटम टेस्ट भी करते हैं। फिर उसका जो अगर वो डायग्नोज हो जाता है, फिर उसका हम ट्रीटमेंट करते हैं। फिर जब हम उसका ट्रीटमेंट करते हैं तो उसको हम अपने पास रजिस्टर में उसका सारा डाटा रखते हैं, और फिर उसको कितने दिन की दवाई देगी गई, फिर उसने कितने दिन के बाद दवाई लेने आना है, उसको फॉलो अप करते हैं। सही। हम उनका नंबर लेकर, ताकि वो जो है ना उसका ट्रीटमेंट में बीच में
वो रुकावट नहीं आनी ये चाहिए। रियकर भी होती है बीमारी? रियकर भी थोड़ी बहुत होती है। ठीक अगर है। अगर तो कोई अपना प्रॉपर पूरा 6 महीने का या 3 महीने का जितना भी उसका रिक्वायर्ड है ट्रीटमेंट वो पूरा कर ले तो फिर ये रियकर नहीं होती। बिल्कुल सही है। असल में फिर उसके बाद होता है ना उसको खुराक भी इसके लिए अच्छी चाहिए होती है ताकि वो अपने ट्रीटमेंट के साथ उसकी अच्छी खुराक जो है ये भी उसकी एक रिक्वायरमेंट है। बिल्कुल सही है सर। इससे पहले कि मैं ये पॉडकास्ट एंड करूं, मैं एक बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक पे कुछ 2-4 मिनट की आपसे डिस्कशन करना चाहूँगा। माशाल्लाह आप पिछले कई दिहाइयों से जो है बिजनेस में हैं। मैं आपकी मैनेजमेंट स्टाइल के बारे में जानना चाहूँगा। ये खास तौर पे जो आपने डिस्कशन करनी है ना, ये हमारा जो 65% नौजवान बच्चा है ना सर, मैं बड़ी कोशिश करता हूँ कि कोई भी मेरे पास ऐसा गेस्ट आए जिसने लाइफ में कुछ किया है, तो मैं कुछ ना कुछ अपने मेहमान से अपने इन नौजवान बच्चों के लिए ज़रूर पूछूँ कि सर हमने कर लिया जो करना था। जी बिल्कुल अब ये सही। मुल्क इनका है, इन्होंने ही आगे जाके बागडोर संभालनी है। तो मैं ये समझता हूँ कि खाली नक्शे और कहानियाँ जो है ना, वो तो हर कोई सुना रहा है सोशल मीडिया पे। लेकिन जब मेरे सामने बैठा हुआ मेहमान जो 30 साल, 40 साल, 50 साल से एक इंडस्ट्री में है, उनके मुंह से निकली हुई जो बात होगी ना, वो प्रैक्टिकल होगी। एक एक स्टेप जो उन्होंने अपनी ज़िंदगी का निचोड़ है, वो गुफ्तगू में रखते हैं। तो सर अपना मैनेजमेंट स्टाइल ज़रा थोड़ा-सा जी अगर आप देखें बताना जी, चाहें। हमारा तो अल्लाह का शुक्र है, सारे हर जो भी कोई काम कर रहा होता है ना उसकी कोशिश यही होती है कि उसका काम ठीक से ठीक, अच्छा से अच्छा, बेहतर से बेहतर बढ़ता हुआ जी। उसको नज़र आए। हर कोई कोशिश भी कर रहा होता है, कुछ को अल्लाह ताला कामयाबी भी देता है कुछ। और ये कारोबार जो है ना, ये कारोबार का एक हिस्सा है ऊंच नीच, बेशक ऐसे ही है। जो फिक्स है वो सूद है। सूद है, ऐसे ही है। तो इसलिए आपकी कुछ चीज़ें जो हैं, आपकी एफर्ट्स अल्लाह ताला उनमें बरकत डालता है। नेक नीति जो है वो एक सबसे बड़ा अहम सतून है आपकी कामयाबी का, कि आप के साथ जो भी टीम है वो टीम को आपको साथ लेकर चलना आना चाहिए। जी। उनको साथ जो है उनकी राय उसको उसका आपको असेस करना कि भाई इसकी राय में कितना वज़न है, इसको ये सारी चीज़ें इस तरह करके फिर ये कोई एक बंदा हर काम नहीं कर सकता। बेशक ऐसे ही। हमेशा ये एक टीम वर्क होता है और वो टीम जो है वो सारी उनको मोटिवेट करना कि भाई ये सारों के इंटरेस्ट में है कि ये काम चलता रहे ताकि सबका रोज़गार जो है वो चलता रहे। सर पार्टनरशिप में अक्सर एक प्रॉब्लम हमें देखने में कॉमन मिलती है कि एक पार्टनर को लगता है नहीं सारा काम तो मैं कर रहा हूँ, दूसरे को लगता है सारा काम तो मैं कर रहा हूँ। वो बुनियादी पॉइंट बनता है जहाँ से आपकी दूरियां या आपके दिलों में जो है ना मैल आना शुरू हो जाती है। अब आप जिस तरह डेफिनेटली चेयरमैन भी हैं, एट द सेम टाइम आप बिजनेस करने के साथ साथ बहुत सारे फ्लाई काम भी कर रहे हैं, चेयरमैन भी ऑनरी बहुत सारी जगहों के। तो क्या पार्टनर्स को ये लगता नहीं है कि भाई ये बिजनेस में टाइम देने की बजाय बाकी चीज़ों पे टाइम दे रहे हैं, तो उस चीज़ को कैसे बैलेंस करते देखिए हैं? जी, बात यह है कि वो हमने जिस वक्त हर चीज़ की हमने डिस्ट्रीब्यूट की होती हैं जिम्मेदारियाँ भी, बिल्कुल सही है। और हर कोई अपनी अपनी जिम्मेदारी जो है उसको पूरा कर रहा होता है। तो इसीलिए ये चीज़ें जो हैं, फिर वो मैंने बताया कि बिटवीन द पार्टनर ट्रस्ट और बर्दाश्त, ये दो चीज़ें जो हैं ये आपको कभी भी, अगर आप ये दोनों के ऊपर अमल दरामद करते रहें तो पार्टनरशिपें जो हैं वो चलती रहती हैं। सही। तो इसलिए मेरा ख्याल में कभी भी ऐसा नहीं होता कि भाई आप कोई काम, हर कोई काम जो है ना उसको अपना ही समझ रहा होता है, तभी ये काम चल रहा होता है। अभी जब आप बात कर रहे हैं बिजनेसेस की, मल्टीपल बिजनेसेस आपने ज़िंदगी में किए हैं, कोई ऐसा बिजनेस जहाँ पे आपको लगा हो कि ये गलती हो गई? ज़ाहिर है हर कामयाब इंसान के पीछे फेलियर स्टोरीज लाजमी है। लोग बताना नहीं चाहते या कुछ शेयर नहीं करते, लेकिन अब तो सोशल मीडिया के वसाकत से ये चीज़ें हो गई हैं कि बहुत सारे लोग अपनी फेलियर स्टोरीज को भी शेयर करते हैं। देखिए जी, बात यह है कि भाई ये तो एक अल्लाह का करम है कि मैंने जैसे बताया कि 35 साल पहले वी स्टार्टेड विद 12,000 पेरेंट स्टॉक, एक हमने कंपनी स्टार्ट की। फिर वो कंपनी 1 मिलियन पेरेंट स्टॉक के ऊपर भी चली गई। फिर वो हमारी एक कंपनी थी। फिर उसके बाद हमने फीड मिल बनाई। फिर हमने उसके बाद ग्रैंड पेरेंट का काम शुरू किया। फिर ग्रैंड पेरेंट के काम ने बड़ा एक अहम रोल इस मुल्क में पोल्ट्री को बढ़ाने में अदा किया। फिर उसके बाद हमने प्रोसेसिंग का प्लांट लगाया। तो चीज़ें, थिंग्स हैड बिन ग्रोइंग, ये सब आपस की मिलजुल कर काम करने का नतीजा था कि चीज़ें जो नए से नए हम प्रोजेक्ट बनाते रहे और वो भी कामयाबी से चलते रहे और चल रहे हैं। और इंशाल्लाह ये, तो जितने भी आपने काम किए उसमें किसी में भी फेलियर नहीं देखा आपने? नहीं,
नहीं मतलब प्रॉब्लम्स तो हर प्रॉब्लम कौन सा काम है जी जिसमें ये मैं बार बार सर इसलिए पूछ रहा हूँ कि हमारा जो बच्चे सुन रहे हैं ना कि ये फेलियर स्टोरीज को जो है ना इतना लाइक नहीं करते, लेकिन इनको पता चलना चाहिए कि हर बिजनेस कामयाब नहीं होता, फेल होके भी कुछ कामयाब होते हैं। देखो जी पोल्ट्री जो है ना, पोल्ट्री इज पी फॉर पोल्ट्री एंड पी फॉर प्रॉब्लम। पोल्ट्री का दूसरा नाम प्रॉब्लम ही है जी, ऐसे ही। तो इसलिए प्रॉब्लम्स तो जो है ना बहुत सारे होते हैं, लेकिन ये है कि उनको प्रॉब्लम देखकर काम से आदमी को हारना नहीं चाहिए, हिम्मत अपनी बरकरार रखनी चाहिए कि भाई गिरे हो उठो फिर भागो, गिरो उठो फिर भागो, बट दैट इज द लाइफ, और तभी आप कामयाब भी होते हो। वरना अगर हिम्मत आप एक दफ़ा पहली दफ़ा गिरने से हिम्मत छोड़ दोगे तो फिर रेस में कोई दूसरा कामयाब होगा। बिल्कुल ऐसे ही है सर। कोई ऐसा ज़िंदगी में डिसीजन जिस पे कभी पछतावा हुआ हो? हाँ, मेरा ख्याल में कभी नेक्स्ट टाइम मैं तब सोच के आऊँगा कोई ऐसा पछतावा। बिल्कुल सही है। कोई ज़िंदगी में ऐसा काम किया हो जिस पे हो कि कमाल कर दिया बासित साहब ने? वो तो लोगों का काम है फैसला करना, हमारा तो काम है सर समटाइम देखिए कुछ काम होते हैं, चाहे वो फलाही हो सकता है, कुछ भी अंदर से आवाज़ आती है हाँ ये शायद मैंने जो काम देखिए जी मैं समझता हूँ कि बाकी तो सारे काम मैंने किए हैं फाइनेंशियल बेनिफिट्स के लिए, लेकिन ये जो हमारा जो टीबी एसोसिएशन का जो काम है ये मैं अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए करता हूँ कि ये एक ऐसा काम है कि जिसमें बहुत सारे लोगों की ज़िंदगियों का सवाल है, उनकी सेहत का सवाल है, और उसको जब हम ये मिलकर अपनी पूरी टीम हम ये इस काम को चलाते हैं तो उससे एक इंटरनल सेटिस्फेक्शन होती है कि ये काम जो है अल्लाह ताला इसमें मज़ीद बरकत डाले, और पता नहीं किस किस की इस वजह से दुआएं मिलती हैं कि बाकी के काम भी उस वजह से ठीक। और सर ये इतना बड़ा काम आप लोग कर रहे हैं ना, देखें जब इंसान के पास कुछ नहीं होता ना फिर तो मसला नहीं है, लेकिन जब अल्लाह सब कुछ दे देता है ना और फिर भी किसी फोरम पे बैठ के या किसी भी जगह पे बैठ के आप आज कभी भी मेरा नहीं ख्याल एज ए बिजनेस ओनर आप 1 रुपया भी किसी से मांगेंगे, लेकिन इस नेक काम के लिए आप यहाँ बैठ के भी दरख्वास्त करें लोगों से कि इसका हिस्सा बने। यहाँ अपनी ईगो मारनी पड़ती है, अपने अंदर के जो मैं है उसको मार के ये जो है ना आगे बात बढ़ानी पड़ती, तो ये बहुत बड़ी जज्बे की बात है। बिल्कुल जी बिल्कुल, यही है हमारी सोच कि जब आप ऐसे काम के लिए निकलते हैं तो फिर वो काम आपकी प्रायोरिटी होता है, फिर मैं प्रायोरिटी नहीं होती। बेशक ऐसे। फिर पाकिस्तान के जो बिजनेसमैन हैं उनके बारे में एक चीज़ बड़ी कॉमन कही जाती है कि बड़ा शाहाना इनका लाइफस्टाइल है, 2-2 3-3 शादियाँ भी की होती हैं अक्सर ने, और जो लग्जरीज़ की भरमार होती है हर तरफ, और उसको फिर बाकायदा दिखाया भी जाता है। एक है लग्जरी आप सिर्फ अपने लिए इस्तेमाल करें, एक है सोसाइटी में इम्पैक्ट क्रिएट, रोडते जा रहे हैं 4 डाले अगे 4 पीछे होंगे तो पता चलेगा जनाब बिजनेस ओनर जा रहा है। इसके बारे में क्या देखो जी बात ये है, मैं आपको बताऊं कि अगर कोई आदमी ये काम भी कर रहा है ना तो वो 4 डाले वालों को भी नौकरी दे रहा है। ठीक है। अगर आप उसके काम को देखें तो वो हो सकता है 4000 बंदों को रोजगार दे रहा हो। बिल्कुल सही। तो अपने ऊपर वो जो भी खर्च कर ले वो इतना तो खर्च नहीं कर सकता ना कि वो एट द कॉस्ट ऑफ बिजनेस। बिल्कुल ऐसे ही है। तो उस बिजनेस का एक छोटा सा पार्ट होता है जो कि वो अपने ऊपर खर्च कर रहा होता है, और वो खर्चा जो है अगर उसके साथ 4, 6, 10 हज़ार लोगों को रोज़गार मिल रहा है तो मैं समझता हूँ ये उसकी एक बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन होती है। दैट इज़ दी उसकी प्रायोरिटी वो होती है कि भाई काम इतना ख़राब ना हो कि लोगों का रोज़गार जो है वो इफ़ेक्ट हो। मैं तो जब भी मैंने जिस भी फोरम पर बात किया है हमेशा मैंने यही बात की है कि हमें अल्लाह करे कि ऐसा मुल्क में हालात हों कि हमारे लोगों के रोज़गार का जो है वो तहफ़्फ़ुज़ हो। बिल्कुल ऐसे ही। पाकिस्तान में क्यों सर हर बिजनेसमैन को समझा जाता है ये चोर है? हालांकि देखिए 30-30 40-40 साल की लोगों की मेहनत है, बस उसकी गाड़ी देख ली बोल दी। एक टाइम था कि बड़ी गाड़ी वाले को लोग इज्जत देते थे, आज बड़ी गाड़ी वाला जैसे ही गुजरता है वो कहता है वो चोर जा रहा है। देखो जी ये हमारा ये टेम्परामेंट हमारा बनाया जाता है कि हमारी जिस वक्त मैं ये कहूँगा कि हुकूमत को भी टैक्स पेयर को रिस्पेक्ट देने का तरीका जो है वो सीखना चाहिए। बिल्कुल। हुकूमत को अगर आप लाख रुपया टैक्स देते हैं तो कहते हैं नहीं 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 है तो लाख रुपया ज़रूर चोरी किता होना जो लाख दे रहे तो लाख चोरी भी किता। ये सोच ख़त्म करनी चाहिए। हमें टैक्स पेयर को रिस्पेक्ट, प्रोड्यूसर को रिस्पेक्ट देनी चाहिए, तभी जाकर ये मुल्क अब आज क्या हो रहा है
कि प्रोड्यूसर और कंज्यूमर के दरमियान एक नफरत की दीवार क्रिएट की जा रही है। बिल्कुल ऐसी है। जो कंज्यूमर है उसको यही बताया जाता है कि ये प्रोड्यूसर जो है तुम्हारा खून निचोड़ रहा है, वो बढ़ती जा रही है और वो बढ़ती जा रही है। अब आप बाहर अपने साथ के मुल्क में देखें, वहाँ जो रोज़गार दे रहा होता है उसको वो भगवान कहते हैं। बेशक ऐसी है। यहाँ जो रोज़गार देता है उसको हम एक्सप्लॉयटर कह रहे होते हैं। वो कहते हैं जी मेरा इस्तेहसाल कर रहा है। सो जब तक हम अपनी एज अ नेशन, एज अ गवर्नमेंट अपनी सोच नहीं बदलेंगे, हमारी चीज़ें जो हैं, अल्लाह करे कि ये सोच बदले और हमारी चीज़ें ठीक हों। अब इंडिया के अंदर देखें एक वेव चली है जिसमें मेड इन इंडिया प्रोडक्ट को लोग लाइक कर रहे हैं जी बिल्कुल, कंपेयर टू इम्पोर्टेड प्रोडक्ट जो है। हाँ और यहाँ पे अभी अल्लाह ने हमें मौका भी दिया, ये इसराइल की जंग और बाकी सारे बाइकआउट के चक्कर में, कि बहुत सारी लोकल कंपनीज ग्रो कर सकती थी। जी बिल्कुल उनमें से सही। कुछ ने माशाल्लाह बड़ा अच्छा काम किया भी, लेकिन ज़्यादातर ने क्या किया, अपनी प्राइजेस की, अपनी क्वालिटी के क्वालिटी इतनी गिरा दी। भाई आपको अल्लाह ने मौका दिया है प्रोडक्शन बेहतर करने का, आपको रोज़गार का मौका दिया, आप करें। तो दोनों साइड पे सर प्रॉब्लम है। पर डेफिनेटली देखो जी, बात यह है कि ये चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता ठीक होती हैं ना, एकदम नहीं ठीक हो सकती। मैं पिछले 20 साल से एक कैंपेन चला रहा हूँ, बी पाकिस्तानी बाय पाकिस्तानी, और ये मैं हर वक्त इसके ऊपर गाए बगाए फेस सोशल मीडिया के ऊपर ये मैसेजेस भेजता रहता हूँ। और हल भी यही है। हाँ, हल भी है जब हमारा, तक यही खुद है। की चीज़ों को लाइक नहीं करेंगे, अब जिस तरह मैं आपकी प्रोडक्ट की अगर बात करूँ, उसकी पैकेजिंग किसी भी इंटरनेशनल पैकेजिंग से कम नहीं है। बिल्कुल इसी सही। तरह आपके जो और भी कंपैरेटर हैं, सबकी बहुत अच्छी प्रोडक्ट है। जी बिल्कुल तो सही। अगर हम अपनी चीज़ों को लाइक नहीं करेंगे तो सर फिर होगा वही कि बस अपनी पिटती रहेंगी और फिर वो नफरतें आहिस्ता आहिस्ता और बढ़ती नहीं रहेंगी। नहीं नहीं, देखो जी, बात यह है कि हुकूमत को भी चाहिए कि ये काम जो है, बजाय इसके कि हर वक्त हम ये चोर 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 का स्लोगन जो लगाए रखते हैं, जिस वक्त भी कोई वो अशराफिया कहकर भी हम उनको टॉन्ट कर रहे होते हैं। कोई ये नहीं कि भाई हम उनको अशराफिया कह के कोई ऑनर दे रहे होते हैं, टॉन्ट कर रहे होते हैं ना, कि जी वो। इसलिए सबको मिलकर इस मुल्क के बारे में सोचकर, और ये मुल्क कारोबार चलेंगे, इंडस्ट्री चलेगी तो ये मुल्क चलेगा। हुकूमत रोज़गार नहीं दे सकती, बिल्कुल ऐसी। रोज़गार सिर्फ इंडस्ट्री दे सकती है। सर अब बात इतनी बढ़ चुकी है, 250 मिलियन पीपल को फीड करना तब ही पॉसिबल है अगर सारी मशीनरी वेल ऑयल्ड होगी। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हमें इंडस्ट्री को चलाने के लिए ये नहीं सोचना चाहिए कि टैक्स कितना देती है, ये देखना चाहिए कि कितने लोगों को ये रोज़गार दे रही है। बिल्कुल, तो तभी जाकर ये मामला ठीक होंगे। बिल्कुल ऐसी है। सर शेर व शायरी से कोई लगाव है? मैं चाहूँगा गुफ्तगू का इख्तिताम जो है एक अच्छे से खूबसूरत शेर से करें। वो शाकर शुजा आबादी का एक छोटा सा शेर है। जी, वो कहता है कि इश्क च डाडी चासे पर साडी बस है। क्या बात है, क्या बहुत शुक्रिया सर, बहुत मज़ा आया आपसे गुफ्तगू करके। थैंक यू वेरी मच। आई होप कि हमारे ये बच्चे जो सुन रहे हैं ये रोड मैप को फॉलो करेंगे। कभी भी एक कामयाबी का सफ़र जो है ये ओवरनाइट तय नहीं होता। इस सफ़र को तय करने के लिए बहुत सारे कांटों से गुजरना पड़ता है, बहुत सारे फूल भी आपके रास्ते में आते हैं, लेकिन जब उन फूलों पे आप कदम रखते हैं तो पता चलता है इसमें भी कांटा था। बिल्कुल तो सही। तभी कामयाबी मिलती है। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। चाहूँगा कि सर आप अपना ये जो मिशन है इसको जारी रखें, और जहाँ तक हमारी हेल्प हो सकेगी हम भी ज़रूर, मैं बल्कि नंबर भी आप लोगों का अकाउंट का लगा दूंगा अगर कोई उसमें। जी बिल्कुल, मैं वो बहुत शुक्रिया सर आपका। बिल्कुल सही। आप लोगों का बहुत शुक्रिया जी। मेरा हमेशा जो ये एम रहा है, मोटिव रहा है कि ऐसी शख्सियत को अपने सामने बैठाऊँ जिन्होंने ज़िंदगी में कोई ऐसा काम किया हो जो इस मुल्क के लिए, उस डोमेन के लिए और आप बच्चों के लिए, हम सब के लिए मशले राह बने। मैं ये समझता हूँ कि ये छोटी सी जो मेरी कंट्रीब्यूशन है ये कहीं ना कहीं कल को मुझे इसका फ़ायदा ज़रूर देगी, आपको इसका फ़ायदा ज़रूर देगी। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इर्द गिर्द के माहौल को साफ़ रखिएगा। टिल देन, अल्लाह हाफ़िज़।